केन आओक्सुए ने दुखी होकर कहा, छोटी शीशी, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं निश्चित रूप से समलैंगिक नहीं हूँ, मैं केवल तुम्हें पसंद करता हूँ। यदि मू चियानशी ने केन आओक्सुए की बकवास पर विश्वास कर लिया होता तो निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। अध्यक्ष है, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे, निर्दोष तो निर्दोष ही होते हैं, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। क्या आपको रजत ज्वालाशाही परिवार के मामलों को संभालने के लिए मेरी आवश्यकता है? एक घमंडी और अनियंत्रित राजकुमारी ने उनके युवा स्वामी की पत्नी को फंसाने का दुस्साहस किया। केन आओक्सुए ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको उस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन लोगों को कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा जिन्होंने छोटी शीशी के खिलाफ साजिश रची। केन आओक्सुए के इस कदम ने अध्यक्ष हे को हैरान कर दिया। चूंकि युवा स्वामी शू कदम उठाने जा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ खुद को शर्मिंदा नहीं करूंगा। क्रूरता के मामले में युवा स्वामी शू उनके युवा स्वामी से भी अधिक भयंकर हैं। इस क्षण उन्हें दूसरी राजकुमारी के लिए अफसोस भी हुआ। नाराज करने के लिए सभी लोगों में से उसे इसी व्यक्ति को चुनना था। मू चियानशी ने कहा, तुम्हें ये करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे संभाल लूंगी। केन आओक्सुए ने हंसते हुए कहा, छोटी शीशी, यदि तुम उसे विष देकर मार दोगी तो यह उसके लिए बहुत आसान होगा, इसलिए यह मामला मुझ पर छोड़ दो। छोटी शीशी, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या तुम मुझे एक प्रकार का विष दे सकती हो, छोटी शीशी? क्या तुम्हारे पास यहाँ कोई विष है? केन आओक्सुए ने मू चियानशी के कान में फुसफुसाया। मू चियानशी अचंभित रह गई और उसने उसे एक औषधि की शीशी दे दी। बेहतर होगा कि तुम रजत ज्वालाशाही परिवार के हाथों पकड़े न जाओ। एक साधारण सा रजत ज्वाला राज्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छोटी शीशी, तुम चिंता मत करो। केन आओक्सुए अपना काम निपटाने के लिए निकल गया। मालकिन, आपको परेशानी में डालने के लिए मुझे क्षमा करें। मू चियानशी ने कमरे में प्रवेश किया और जियाओची ने क्षमा मांगी। मू चियानशी ने कहा, परेशानी खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने आती है, इसलिए निश्चित रूप से मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकती। मैंने पहले ही एक अधिक विस्तृत सूची प्राप्त कर ली है और अब से तुम्हारा अभियान और भी अधिक खतरनाक होगा। हाँ, जियाओची ने सिर हिलाया। जहाँ तक इसके खतरनाक होने या न होने का सवाल था, उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। एक हत्यारे के रूप में किसी अभियान को पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो। अगले दिन पूरे रजत ज्वाला राज्य में एक बहुत बड़ा कलंक फैल गया, जिसमें कहा गया था कि दूसरी राजकुमारी यिन शुआंगशू का राजकुमार क्यूई के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और वे सिंहासन हथियाने की साजिश रच रहे थे। न केवल सम्राट के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, बल्कि उसे रंगे हाथों पकड़ा भी गया। रजत सम्राट क्रोध से बेहोश हो गया और चिल्लाया, कितनी दुष्ट प्राणी है। इतने भयंकर सूचना तंत्र के साथ सभी को संदेह था कि इसके पीछे कियानेन भवन का हाथ था। लेकिन राजा क्यूई ने कियानेन भवन के किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल भी नाराज नहीं किया था। कारागार की कोठरी में राजा क्यूई ने यिन शुआंगशू को क्रोधित होकर घूरा, तुमने कियानेन भवन के किसी व्यक्ति को कब नाराज किया? यिन शुआंगशू ने दुखी होकर कहा, भाई क्यूई, मैंने नहीं किया। मैं तो कियानेन भवन के किसी व्यक्ति से कभी मिली भी नहीं हूँ, मैं उन्हें कैसे नाराज कर सकती हूँ? हाल ही में मैंने जिस एकमात्र व्यक्ति को नाराज किया है वह महिला है, वह मू चियानशी। यिन शुआंगशू भयभीत थी, उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, वह अब कुछ भी कहने का कोई लाभ नहीं है। वे न केवल अपमानित हुए हैं, बल्कि उन्हें मृत्युदंड का भी सामना करना पड़ रहा है। इतना गंभीर अपराध करने के बाद कोई उन्हें नहीं बचा सकता। छोटी शीशी, कैसा रहा? क्या तुम परिणाम से संतुष्ट हो? ये सब करने के बाद केन आओक्सुए पुरस्कार मांगने मू चियानशी के पास आया। मू चियानशी ने सिर हिलाया और कहा, यह तरीका साफ और कुशल है, जो भविष्य की परेशानियों को रोकने के लिए समस्या को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। केन आओक्सुए ने कहा, इसलिए तो मैं ये कह रहा हूँ, भले ही मेरे पास शक्ति न हो, फिर भी मैं छोटी शीशी की रक्षा कर सकता हूँ। छोटी शीशी, बस मुझे अपने साथ रहने दो। मैं सुंदर दिखने और परिवार का भरण पोषण करने के लिए धन कमाने का ध्यान रखूंगा और तुम्हें बस मेरी देखभाल करने की आवश्यकता है। केन आओक्सुए, जो अत्यंत कोमल था, ने मू चियानशी के करीब जाने का प्रयास किया, लेकिन एक जोरदार धमाके के साथ मू चियानशी ने उसे एक बार फिर बेरहमी से लात मारकर दूर कर दिया। जब तक पवित्र वैद्यराज घाटी से कोई समाचार न मिले, मुझे परेशान मत करना। छोटी शीशी, शहर के बाहर बर्फीले कमल के फूल बहुत सुंदरता से खिले हैं, क्यों न हम उनकी प्रशंसा करने चलें? केन आओक्सुए ने कहा, मुझे कोई रुचि नहीं है। छोटी शीशी, कैसा रहेगा अगर हम झील पर नौक विहार करने चलें और साथ ही कुछ मीठी बातें भी करें? तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। मू चियानशी प्रहार करने ही वाली थी
केन आओक्सुए जल्दी से एक तरफ हट गया और फिर बोला, छोटी शीशी, रजत ज्वाला राज्य में मेघधूम संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय ने रजत ज्वाला राज्य की एक नदी घाटी में एक पृथ्वी स्तरीय आध्यात्मिक औषधि की खोज की है। संप्रदाय के नेता और सभी कुलश्रेष्ठ वहां गए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हमें एक साथ जाना चाहिए और उन्हें एक ही झटके में नष्ट कर देना चाहिए? वे सभी अपनी पूरी शक्ति के साथ बाहर आए हैं। मुझे आश्चर्य है कि उनके पास क्या अच्छी चीजें हैं। ये सम्राट आध्यात्मिक फल है, जो एक ऐसी आध्यात्मिक जड़ी बूटी है जो चक्रवर्ती स्तर तक पहुंचने में सक्षम है। वे इसे मेघधूम संप्रदाय को चापलूसी करने के लिए भेजना चाहते हैं। क्यानयन भवन का व्यापक खुफिया तंत्र वास्तव में भयानक है। मू चियानशी ने पूछा, क्या तुमने सम्राट आध्यात्मिक फल के बारे में समाचार फैला दिया है? केन आओक्सुए हंसा और बोला, हाँ, ये समाचार रजत ज्वाला राज्य के शाही परिवार के साथ साथ रजत ज्वाला राज्य के अन्य दो प्रमुख संप्रदायों, झेनवू संप्रदाय और उर्तातारा संप्रदाय को बेचा गया था। उन्होंने काफी धन कमाया है। केन आओक्सुए ने उस लोमड़ी जैसी मुस्कान को प्रदर्शित किया जो वास्तव में उस व्यक्ति नलान यू से काफी मिलती जुलती थी। मू चियानशी ने पूछा, क्या तुम इतनी खुलेआम जानकारी बेचकर मेघधूम संप्रदाय को पूरी तरह से नाराज करने से नहीं डरते? मेघधूम संप्रदाय हिम महाद्वीप में एक सितारा संप्रदाय है, जबकि क्यानयन भवन शक्तिशाली सूचना तंत्र होने के बावजूद मेघधूम संप्रदाय जितना शक्तिशाली नहीं है। केन आओक्सुए ने आकर्षक रूप से मुस्कुराते हुए कहा, छोटी शीशी, मैं बस तुम्हारा पक्ष लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस जल्दी से अपनी तरफ जमीन तैयार कर रहा हूँ ताकि छोटी शीशी मुझ पर अधिक प्यार लुटाए। मू चियानशी ने शांति से पूछा, और कुछ? जब मुझे पता चला कि मेरे पास जीने के लिए 6 महीने हैं, तो मैं पहले से ही 6 महीने के भीतर मेघधूम संप्रदाय को नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। भले ही छोटी शीशी ने मेरे जीवन को 3 साल बढ़ा दिया है, फिर भी यह योजना अपरिवर्तित है, केन आओक्सुए ने ठंडे स्वर में कहा। मू चियानशी को कुछ आश्चर्य हुआ, तुम्हारा लक्ष्य मेरे लक्ष्य से बहुत मिलता जुलता है। मैं भी 6 महीने के भीतर हिम महाद्वीप से मेघधूम संप्रदाय को पूरी तरह से हटाना चाहती हूँ। छोटी शीशी और मैं वास्तव में एक ही सोच रखते हैं, यह अद्भुत है, केन आओक्सुए ने उत्साह से कहा। केन आओक्सुए ने अपनी बेदाग बर्फ जैसी सफ़ेद बाँह फैलाई और कहा, छोटी शीशी, चूंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, तो कैसा रहेगा अगर हम सहयोग करें? मू चियानशी ने पूछा, धन और जादुई गोलियों के अलावा मेरे पास बहुत अधिक सक्षम लोग नहीं हैं। क्या स्वामी शु को यकीन है कि आप मेरे साथ सहयोग करना चाहते हैं? मेघधूम संप्रदाय के कुछ सदस्यों को मारना कठिन नहीं है, लेकिन इस 1000 साल पुराने संप्रदाय को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए किसी की अपनी शक्ति शायद पर्याप्त नहीं है। एक शक्तिशाली साथी का होना निश्चित रूप से एक अच्छी बात होगी। केन आओक्सुए ने कहा, मेरे पास इत्तेफाक से धन और जादुई गोलियों की कमी है। छोटी शीशी, क्या यह अधिक परिपूर्ण नहीं होगा यदि हम एक दूसरे के पूरक बने? मू चियानशी ने अपने सामने उस उत्तम बेदाग चेहरे को देखा जो एक बर्फ की परी जैसा दिखता था और गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी शर्तें मेरे लिए बहुत आकर्षक हैं। केन आओक्सुए ने कहा, भले ही मैं मर जाऊं, मैं छोटी शीशी को धोखा नहीं दूंगा। क्या छोटी शीशी मुझ पर विश्वास करेगी? मू चियानशी ने कहा, निश्चित रूप से मैं तुम पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करूंगी, लेकिन अभी के लिए हम रजत ज्वाला राज्य के इस बाहरी संप्रदाय को नष्ट करने के लिए हाथ मिला सकते हैं। अधिक विश्वास और मौन समझ बनाने के लिए सहयोग को कदम दर कदम करने की आवश्यकता है ना? केन आओक्सुए ने कहा, निश्चित रूप से ऐसा ही है। धमाका। व्यापार समाप्त होने के बाद केन आओक्सुए ने कितनी भी बेशर्मी से रुकने का प्रयास किया, फिर भी मू चियानशी द्वारा उसे बेरहमी से बाहर निकाल दिया गया। मू चियानशी ने कहा, रजत ज्वाला बाहरी संप्रदाय निकल चुका है। उन्होंने आकर मुझे सूचित किया कि मैं एकांतवास में जा रही हूँ। यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम 3 दिनों तक बिस्तर से उठ न सको। केन आओक्सुए ने उत्साह से कहा, छोटी शीशी, सच में? सच में, तुम मुझे 3 दिनों तक बिस्तर पर रखने वाली हो? मैं बहुत उत्साहित हूँ, कृपया जल्दी आओ। केन आओक्सुए इतना आकर्षक और सुंदर लग रहा था कि ऐसा लग रहा था मानो वह चाहता हो कि कोई उस पर तुरंत झपट पड़े। बूम! काव्या रायचंद ने इस बेशर्म बदमाश को दूर उड़ा दिया। छोटी लाल, मेरे लिए पहरा दो। अगर उसने मुझे फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो उसे जला देना। काव्या रायचंद ने छोटी लाल को आदेश दिया। जी। छोटी लाल ने उग्र रूप से कहा, तुम दिखावटी, अगर तुम यहाँ आने की हिम्मत करो तो कोशिश करके देख लो। छोटी लाल अंतरिक्ष में आराम से सो सकती थी, लेकिन अनपेक्षित रूप से केन आओक्सुए के कारण उसे यहाँ आकर गेट पर पहरा देना पड़ा। ये वास्तव में घृणास्पद है। छोटी लाल के आसपास होने के कारण केन आओक्सुए स्वाभाविक रूप से काव्या रायचंद को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, वह गंजा होकर साधु नहीं बनना चाहता था। छोटी शीशी, वे निकल पड़े हैं। अंततः समाचार मिलने पर, जिससे उसे काव्या रायचंद के करीब जाने का एक बहाना मिल गया, केन आओक्सुए उत्साह से दौड़कर आया। काव्या रायचंद छाया साथ के साथ बाहर आए और बोली, ठीक है, चलो चलते हैं।
काव्या रायचंद और केन आओक्सुए, जो रजत ज्वाला शाही परिवार का पीछा कर रहे थे, रजत ज्वाला बाहरी संप्रदाय के सदस्यों के साथ घाटी में प्रवेश कर गए। जब काव्या रायचंद ने सुनहरे फल को देखा तो वह जान गई कि खेल शुरू होने वाला है। मेघधूम्र बाहरी संप्रदाय का संप्रदाय नेता सुनहरे फल को देखकर बहुत उत्साहित हुआ। ये दुर्भाग्य की बात थी कि उसके पास आध्यात्मिक चक्रवर्ती के 9वें स्तर के चरम की ताकत नहीं थी, अन्यथा उसे चक्रवर्ती स्तरीय विशेषज्ञ बनने का अवसर मिल जाता और उसे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। महाकुलश्रेष्ठ ने हंसते हुए कहा, बधाई हो संप्रदाय नेता। यदि आप इस सम्राट आध्यात्मिक फल को संप्रदाय नेताओं को अर्पित कर देते हैं तो मुख्य संप्रदाय के भीतर हमारे रजत ज्वाला बाहरी संप्रदाय का दर्जा बहुत बढ़ जाएगा। एक अन्य कुलश्रेष्ठ ने कहा, वास्तव में यदि संप्रदाय नेता यूं चक्रवर्ती स्तरीय विशेषज्ञ बन सकते हैं तो कोई भी मेघधूम्र संप्रदाय की स्थिति को हिला नहीं पाएगा। रजत ज्वाला बाहरी संप्रदाय के नेता ने कहा, इतने आश्वस्त मत बनो। भले ही आपके पास सम्राट आध्यात्मिक फल हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप उन्नत होकर चक्रवर्ती स्तरीय विशेषज्ञ बन ही जाएंगे। एक निराशाजनक आवाज गूंजी, तुम बहुत सारे वादे कर रहे हो। क्या ये सम्राट आध्यात्मिक फल तुम्हारा भी है या नहीं, यह अभी भी एक सवाल है। बाहरी संप्रदाय के नेता यूहेंतियान ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हारे जैनवू संप्रदाय और उर्तातारा संप्रदाय भी इसमें शामिल होना चाहते हैं? यदि मुख्य संप्रदाय को पता चल गया कि तुमने सम्राट आध्यात्मिक फल चुराया है तो क्या तुम्हें लगता है कि संप्रदाय नेता तुम्हें छोड़ेगा? उर्तातारा संप्रदाय के नेता ने क्रूरता से कहा, जब तक तुम सब यहीं मर जाते हो बस यही मायने रखता है। वूश वूश वूश। उर्तातारा संप्रदाय के नेता ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उनके संप्रदाय के वे सदस्य जो चारों तरफ घात लगाकर छिपे हुए थे प्रकट हो गए। इस बार रजत ज्वाला बाहरी संप्रदाय के संप्रदाय नेता को खत्म करने के लिए दोनों संप्रदायों ने अपने सभी विशेषज्ञों को भेज दिया था। एक भी जीवित नहीं बचना चाहिए। एक बार यह खबर बाहर आ जाने के बाद वे मेघधूम्र संप्रदाय के गुस्से को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे। यूहेंतियान ने कहा, लानत है, क्या तुम वाकई मेघधूम्र संप्रदाय के दुश्मन बनना चाहते हो? संप्रदाय नेता ने कहा, यदि हम तुम्हें मार देते हैं तो हम कह सकते हैं कि तुम उस मृत्युदूत हत्यारे द्वारा मारे गए थे और मेघधूम्र संप्रदाय कभी हम पर संदेह नहीं करेगा। अंधेरे में छिपी काव्या रायचंद ने उनकी बातचीत साफ साफ सुनी। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। उसने सोचा, यदि वे चाहते हैं कि छाया साथ इस दोष को अपने सिर ले तो उन्हें ये देखना होगा कि उनमें वैसी क्षमता है या नहीं। यूहेंतियान ने कहा, भले ही तुम्हें सम्राट आध्यात्मिक फल मिल जाए लेकिन ये बेकार होगा। तुम एक बेकार फल के लिए हमारे मेघधूम्र बाहरी संप्रदाय और मुख्य संप्रदाय को क्यों नाराज करोगे और अपने विनाश को बुलावा दोगे? संप्रदाय नेता ने कहा, किसने कहा कि हमारे संप्रदाय के पास आध्यात्मिक चक्रवर्ती के 9वें स्तर के चरम का विशेषज्ञ नहीं है? हमने पहले ही आध्यात्मिक चक्रवर्ती के 9वें स्तर के चरम के एक विशेषज्ञ से दोस्ती कर ली है। वह वर्तमान में बर्फीले मैदानों में एकांतवास में है। एक बार जब मैं उसे यह खजाना दे दूंगा तो वह हमारे जैनवू संप्रदाय के लिए एक महान समर्थन होगा। यहाँ तक कि मेघधूम्र संप्रदाय भी हमारे लिए खतरा नहीं होगा। पफ्ट। केन आओक्सुए हंसे बिना नहीं रह सका। उसने फुसफुसा कर कहा, छोटी शीशी, वह जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है वह वही तो नहीं है जिसे तुमने मार डाला था। जैनवू संप्रदाय उस सफ़ेद बालों वाले राक्षस पर भरोसा करके सत्ता में उठना चाहता था, लेकिन शायद उन्होंने कभी यह कल्पना नहीं की होगी कि सफ़ेद बालों वाला राक्षस बर्फीले मैदानों में ही मर जाएगा। भले ही उन्हें सम्राट आध्यात्मिक फल मिल जाए फिर भी वे स्थिति को पलटने में असमर्थ रहेंगे। यूहेंतियान ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम तैयार थे। हम इसे केवल ताकत से ही सुलझा सकते हैं। यूहेंतियान ने पहल की और जैनवू संप्रदाय तथा उर्तातारा संप्रदाय के लोगों पर हमला कर दिया। बूम! एक तेज आवाज गूंजी और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। जैनवू संप्रदाय और उर्तातारा संप्रदाय ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जबकि यूहेंतियान केवल अपने कुछ सबसे भरोसेमंद लोगों को साथ लाया था। हालांकि ये लोग काफी मजबूत थे, लेकिन वे उनके लगातार हमलों को सहन नहीं कर सके। यूहेंतियान ने गुस्से में कहा, क्या अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी है? संप्रदाय नेता ने कहा, मैं वाकई तंग आ चुका हूँ। हमारा जैनवू संप्रदाय मूल रूप से रजत ज्वाला राज्य का नंबर 1 संप्रदाय था, लेकिन तुम्हारे कुछ चापलूसों ने, क्योंकि वे चापलूसी करना जानते हैं, मेघधूम्र संप्रदाय द्वारा संरक्षित किए गए, जिससे तुम्हारा घटिया बाहरी संप्रदाय रजत ज्वाला राज्य की सबसे बड़ी ताकत बन गया। हमारे संप्रदाय को हर समय तुम लोगों ने दबाया है। अब आखिरकार मेरे लिए बदला लेने का समय आ गया है। तुम जैनवू संप्रदाय वाले भेड़िया जैसी महत्वाकांक्षाओं से भरे हो और वाकई मरने के लायक हो। बूम! उनकी लड़ाई और अधिक तीव्र होती गई और हवा में खून की गंध बढ़ती गई। यूहेंतियान की तरफ से कई लोग मारे गए और जैनवू संप्रदाय तथा उर्तातारा संप्रदाय की स्थिति भी इससे बेहतर नहीं थी। यूहेंतियान, जो पहले से ही अपनी आखिरी सांस ले रहा था, ने अपनी अंतिम तकनीक का इस्तेमाल किया और ठंडे स्वर में कहा, फाल्कन का उन्मत्त नरसंहार।
उसकी शक्ति एक पल में एक नए स्तर पर पहुंच गई और उसने गुस्से में दहाड़ लगाई, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम सबको अपने साथ लेकर डूबूंगा। पफ पफ पफ, जल्दी से पीछे हटो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बैंग बैंग बैंग। इस भयानक शक्ति के तहत जैनबू संप्रदाय और उड़ता तारा संप्रदाय के सभी लोग गिर पड़े। हालांकि वे सभी नहीं मरे थे, लेकिन अब उनमें ज्यादा लड़ने की शक्ति नहीं बची थी। एक धमक के साथ यूहेंतियान पूरी तरह थककर जमीन पर गिर पड़ा। उन्होंने घबराकर चिल्लाया, संप्रदाय नेता, मैं अभी मरा नहीं हूं। सम्राट आध्यात्मिक फल लो और यहां से जल्दी निकलो। जी। हालांकि ठीक उसी समय जब वे सम्राट आध्यात्मिक फल लेने ही वाले थे, लोगों का एक अन्य समूह अचानक प्रकट हुआ और उसे ले गया। उनकी आंखें खून से लाल हो गई थीं और वे चिल्लाए, रजत सम्राट, तुम बहुत नीच हो। रजत सम्राट ने कहा, मैं एक रणनीतिकार हूं, तुम साधारण योद्धाओं से बहुत बेहतर हूं जो केवल लड़ना जानते हैं। मैं सम्राट आध्यात्मिक फल अपने साथ ले जा रहा हूं। इसके साथ मैं कम से कम अपने रजत ज्वाला राज्य की रक्षा के लिए एक चक्रवर्ती स्तरीय विशेषज्ञ प्राप्त कर सकता हूं। तब थाउजेंड स्नो किंगडम और पूरा हिम महाद्वीप मेरा क्षेत्र होगा, हा हा हा। रजत सम्राट बहुत महत्वाकांक्षी है और केन आओक्सुए के होंठ उपहास भरी मुस्कान में मुड़ गए। छोटी शीशी, यह आदमी दिवास्वप्न देख रहा है। क्या हमें जाकर उसके सुंदर सपने को चकनाचूर कर देना चाहिए? काव्या रायचंद ने गंभीर आवाज में कहा, रजत सम्राट द्वारा लाए गए लोग सबसे कमजोर हैं, लेकिन वे बहुत खतरनाक भी हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि रजत ज्वाला राज्य के इन 3 सबसे शक्तिशाली आधे सितारे संप्रदायों के पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं है। जैसा कि काव्या रायचंद को उम्मीद थी, गुस्से में आकर इन तीनों संप्रदायों ने अपनी एक नई शक्ति को मुक्त कर दिया। इस बार वे नफरत में एकजुट हो गए और रजत सम्राट के खिलाफ लड़ने लगे। रजत सम्राट, तुम मौत को दावत दे रहे हो। रजत सम्राट चिल्लाया, सम्राट की रक्षा करो, जल्दी करो, आकर सम्राट की रक्षा करो। रजत सम्राट के आसपास के विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से उसे खतरे में नहीं पड़ने देते और एक और लड़ाई शुरू हो गई। हारे हुए सैनिकों का एक समूह अपेक्षाकृत कमजोर विरोधियों के खिलाफ बराबरी की लड़ाई लड़ रहा था और दोनों में से किसी की भी हार नहीं हो रही थी। बैंग बैंग बैंग, ये भयानक है, दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तभी तेज हंसी का एक फव्वारा गूंज उठा, हा हा हा। अंत में मैं ही वह हूं जिसे सम्राट आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है। जोर जोर से हंसने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मेघधूम्र बाहरी संप्रदाय का संप्रदाय नेता यूहेंतियान था। उसने अपने पास छिपाकर रखी गई एक रिकवरी गोली निकाली, जिससे उसकी ताकत तुरंत बहाल हो गई। ठीक उसी समय एक भूतिया आकृति ने उसकी गर्दन पर एक मुड़ा हुआ चाकू रख दिया। मृत्यु का समीप आता हुआ आभामंडल उसके पूरे शरीर को तनावपूर्ण बना रहा था। वह 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया और कांपते हुए उसने पूछा, मृत्यु के देवता का हत्यारा, तुम हमेशा से कम उम्र के युवाओं की हत्या करते रहे हो, है ना? तुम मुझ पर हाथ कैसे उठा सकते हो? एक ठंडी आवाज गूंज उठी, हम तुम्हारे संप्रदाय की युवा पीढ़ी की प्रतिभाओं को इसलिए निशाना बनाते हैं क्योंकि उन्हें मारना आसान होता है। अब जब तुम अपनी आखिरी सांस पर हो तो तुम्हें मारने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उनके सामने बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक महिला प्रकट हुई। उसके लंबे काले बाल झरने की तरह नीचे गिर रहे थे। उसके उत्कृष्ट नैन नक्शों का वर्णन करना असंभव था और उसकी काली आंखों से निकलने वाली ठंडी रोशनी ने उन्हें अंदर तक कंपा दिया। ये तुम हो मिस मू? यिन हुआंग स्वाभाविक रूप से मू चियानशी को पहचान गया। मिस मू, क्या प्रथम वाणिज्य मंडल भी सम्राट आध्यात्मिक फल का लालच रखता है? मैं इसके लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। कृपया मेरी जान बचाएं। इस समय रजत सम्राट गंभीर रूप से घायल था, लेकिन वह मरा नहीं था। यूहेंतियान ने कहा, मृत्युदूत हत्यारा प्रथम वाणिज्य मंडल का सदस्य है और तुम भी हो। प्रथम वाणिज्य मंडल में मेघधूम्र संप्रदाय को उकसाने की काफी हिम्मत है। मू चियानशी ने शांत स्वर में कहा, यह सिर्फ तुम्हारा जंगली अनुमान है। मैं प्रथम वाणिज्य मंडल की सदस्य नहीं हूं। केन आओक्सुए पास आया और ईर्ष्या के एक संकेत के साथ बोला, छोटी शीशी, ऐसा लगता है कि तुम यू की बहुत रक्षा करती हो। मुझे ईर्ष्या हो रही है। जब हम वापस लौटेंगे तो मैं बाल्टी भर सिरका खरीद लूंगा, तुम आराम से पीते रहना। इस समय यूहेंतियान के शरीर की हर नस तनाव में थी। उसने पूछा, मुझे जाने देने के लिए तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जिस पल से मैं बाहर आई, तुम्हारे लिए केवल एक ही परिणाम था और वह था मृत्यु। मू चियानशी ने धीरे से कहा। खून से सने इन शब्दों ने यूं को निराशा में धकेल दिया। उसने एक अंतिम संघर्ष किया और कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, बस मुझे मत मारो। तुम्हारे लिए मौत मेरे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। मेघधूम्र संप्रदाय गुलामों की तरह मेरी सेवा करे, इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मू चियानशी ने छाया 7 को आदेश दिया, इसे सीधे मार डालो। बैंग, जैसे ही छाया 7 ने हमला करना चाहा, यूहेंतियान ने अचानक शक्ति का एक विस्फोट छोड़ा और मू चियानशी की ओर दौड़ा।
लेकिन इससे पहले कि वह मू चियानशी को जरा सा भी नुकसान पहुंचा पाता, उसकी गर्दन पर अचानक एक खून से सना छेद दिखाई दिया। एक प्यारी सी आवाज़ गूंज उठी, छोटे साथ, तुम्हें बिल्ली मास्टर यानी मुझसे सीखना चाहिए। एक घातक प्रहार मेरे जैसा होना चाहिए। इस व्यक्ति को लड़ने का मौका देना बहुत अच्छा नहीं है। बैंग! एक नन्ही, बर्फ जैसी सफ़ेद बिल्ली उसकी पुतलियों में उभर आई और वह जान गया कि इसी बिल्ली ने उसे मारा है। जीवन धीरे धीरे फिसल रहा था और वह अविश्वास से अपनी आंखें फाड़े हुए मर गया। बैंग बैंग बैंग! मू चियानशी के हाथ की औषधि सुइयां उड़ गईं और शाखा संप्रदाय के शेष बचे सभी अवशेषों का सफाया कर दिया गया। मेघधूम संप्रदाय के शाखा सदस्यों के सफाई के बाद मू चियानशी की नज़र रजत सम्राट, जैनबू संप्रदाय और उड़ता तारा संप्रदाय पर पड़ी। संप्रदाय नेता ने कहा, युवा महिला, हम अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। मू चियानशी ने पूछा, क्या हमारे बीच बात करने के लिए कुछ है? युवा महिला, हमारे जैनवू संप्रदाय के पीछे आध्यात्मिक चक्रवर्ती के 9वें स्तर के चरम का एक विशेषज्ञ है। जब तक आप हमें नहीं मारती और इस सम्राट आध्यात्मिक फल को उस व्यक्ति को दे देती हैं, तब से हमारा जैनवू संप्रदाय आपके हर आदेश का पालन करेगा। उन्हें विश्वास था कि एक चक्रवर्ती स्तरीय विशेषज्ञ की कीमत उनकी जान बचाने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन तभी एक आकर्षक आवाज़ सुनाई दी। क्या आप उस सफ़ेद बालों वाले बूढ़े राक्षस की बात कर रहे हैं? जैनवू संप्रदाय हैरान रह गया। युवा स्वामी, आप उस महान व्यक्ति से पहले भी मिल चुके हैं और आप जानते ही होंगे कि वह कितने शक्तिशाली हैं। एक बार जब वह आध्यात्मिक चक्रवर्ती स्तर पर उन्नत हो जाते हैं, तो हमें मेघधूम संप्रदाय से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। केन आओक्सुए ने दुख के साथ कहा, लेकिन उस सफ़ेद बालों वाले बूढ़े राक्षस ने मुझ पर और छोटी शीशी पर हमला किया था और छोटी शीशी ने पहले ही उससे निपट लिया है। वह निश्चित रूप से अब मर चुका है। भले ही हम उसे सम्राट आध्यात्मिक फल दे दें, फिर भी वह आध्यात्मिक चक्रवर्ती स्तर पर उन्नत होने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि सम्राट आध्यात्मिक फल में मरे हुए को जिंदा करने की क्षमता नहीं होती है। पफ्ट! ये सुनने पर कि उसका समर्थक मर चुका है, पहले से ही गंभीर रूप से घायल मार्शल संप्रदाय का नेता गुस्से से भर गया और उसने खून की उल्टी कर दी। उसने अविश्वास से कहा, तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? स्वामी मर चुका है। इतने शक्तिशाली समर्थक की मौत जैनवू संप्रदाय के नेता के लिए एक विनाशकारी झटका था। हर साल वे उस व्यक्ति को भेजने के लिए कुछ प्रतिभाशाली युवा पुरुषों और महिलाओं को खोजने में बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, इस उम्मीद में कि वह व्यक्ति अपने घावों से उबरने के बाद उनके जैनवू संप्रदाय की रक्षा करेगा और उन्हें एक सितारा संप्रदाय बनने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन अब वह सपना चकनाचूर हो गया है। मुझे विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है, तुम जरूर झूठ बोल रही हो। संप्रदाय नेता वो पागल हो गया, वह इस सच्चाई पर विश्वास करने में असमर्थ था। मू चियानशी ने कहा, तुमने हर साल उस सफ़ेद बालों वाले राक्षस को इतने कमज़ोर युवा लोगों को भेजने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन अब जब वह मर चुका है, तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली गई। हालांकि मुझे तुम्हारे जैनवू संप्रदाय से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा किसी को भी जीवित छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। बैंग बैंग बैंग! जैनवू संप्रदाय के लोगों को उनके सहयोगी उड़ता तारा संप्रदाय के साथ पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और साथ ही यिनहुआंग के आसपास के अंगरक्षकों को भी। एकमात्र जीवित बचने वाला व्यक्ति स्वयं यिनहुआंग था। एक एक करके उसके आसपास के लोग मर गए और रजत सम्राट डर के मारे पीला पड़ गया। वह चिल्लाया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। केन आओक्सुए ने फुसफुसा कर कहा, छोटी शीशी, यदि किसी देश का शासक मर जाता है, तो रजत ज्वाला राज्य शायद मुसीबत में पड़ जाएगा। यदि वह जीवित रहता है, तो वह बदला लेगा और शायद दूसरे 3 प्रमुख संप्रदायों और यहाँ तक कि मेघधूम संप्रदाय को भी सूचना दे देगा। वह एक बहुत बड़ी समस्या होगी। रजत सम्राट ने कहा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगा। मू चियानशी ने सम्राट आध्यात्मिक फल को देखा और फिर पूछा, दिखावटी शू, मैंने सुना है कि क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के संप्रदाय नेताओं के पास अब आध्यात्मिक चक्रवर्ती के 9वें स्तर के चरम की ताकत है और उम्मीद है कि वह चक्रवर्ती स्तर को पार कर जाएंगे, क्या ये सच है? केन आओक्सुए ने कहा, उस बूढ़े आदमी की योग्यता के साथ उसके लिए अगले 100 वर्षों तक साधना करना असंभव है। बस उनका मेघधूम संप्रदाय बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है। मू चियानशी ने पूछा, यदि हम इस सम्राट आध्यात्मिक फल को जोड़ दें तो क्या संभावना है? केन आओक्सुए अवनी में स्तब्ध रह गया और अविश्वास से बोला, छोटी शीशी, तुम्हारा मतलब यह नहीं है कि तुम इस सम्राट आध्यात्मिक फल को क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के उस बूढ़े निकम्मे को दे दोगी? यदि वह चक्रवर्ती स्तर को पार कर जाता है तो उससे निपटना इतना आसान नहीं होगा। मू चियानशी ने कहा, छोटी लाल, अजय, इस घाटी की पहरेदारी करो और किसी को भी करीब न आने दो। जी मालकिन। छोटी लाल और वूडी के जाने के बाद काव्या रायचंद ने औषधि तैयार करना शुरू कर दिया। केन आओक्सुए औषधि की पेशेवर तैयारी को समझ नहीं सका, लेकिन काव्या रायचंद ने जल्दी से औषधि को भरा और उसे सम्राट आध्यात्मिक फल में डाल दिया। काव्या रायचंद के होंठ एक दुष्ट मुस्कान के साथ मुड़ गए, मुझे यकीन है कि संप्रदाय नेताओं को यह उदार उपहार पसंद आएगा।
यदि युनफेंग ने उसके चाचाजी को जहर देने की हिम्मत की थी तो उसका उपहार स्वाभाविक रूप से काफ़ी भारी भरकम होना चाहिए था। केन आओक्सुए ने पूछा, छोटी शीशी, तुमने इसमें जहर मिला दिया है। मेघधूम संप्रदाय के संप्रदाय नेता एक चालाक व्यक्ति हैं। क्या उन्हें पता नहीं चल जाएगा कि इसमें जहर है? काव्या रायचंद ने कहा, मैंने ऐसा जहर इस्तेमाल किया है, इसलिए तुम निश्चिंत रह सकते हो। काव्या रायचंद ने सम्राट आध्यात्मिक फल लिया और रजत सम्राट के पास गई और पूछा, रजत सम्राट, क्या तुम्हें क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के संप्रदाय नेता की चापलूसी करने का ऐसा अच्छा अवसर छोड़ नहीं देना चाहिए? रजत सम्राट डर के मारे कांप उठा। यदि मैं मेघधूम संप्रदाय के संप्रदाय नेता को जहर दे दूं तो मेरा पूरा शाही परिवार और यहाँ तक कि पूरा यन्यान राज्य भी भुगतेगा। चूंकि उसे वैसे भी मरना था, इसलिए रजत सम्राट ने यहीं मरने का फैसला किया। तुम इसके बजाय मुझे सीधे मार क्यों नहीं देती? उसके शरीर में एक सिरिंज इंजेक्ट कर दी गई और काव्या रायचंद ने शांत स्वर में कहा, चूंकि हमने आपको इस मिशन पर भेजने का फैसला किया है, इसलिए आप अभी नहीं मर सकते। काव्या रायचंद ने सम्राट आध्यात्मिक फल को रजत सम्राट के हाथ में रख दिया और केन आओक्सुए ने पूछा, छोटी शीशी, क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह क्लाउड मिस्ट संप्रदाय को सब कुछ बता देगा? काव्या रायचंद ने कहा, उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही उसकी कुछ यादें मिटा दी हैं। चलो जल्दी से चलें। जब रजत सम्राट की आंख खुली तो उसने अपने हाथ में एक सुनहरा फल देखा और तुरंत खुशी से झूम उठा। उसे सम्राट आध्यात्मिक फल मिल गया था, लेकिन अपने आसपास की लाशों को देखकर उसका चेहरा बुरी तरह बदल गया। वे सब मर चुके हैं। वे कैसे मरे? उसे वह अराजक युद्ध याद आया जहां सभी ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी थी और वह कई बार खतरे में पड़ा था, जिसके बाद उसके दिमाग में केवल अराजक युद्ध के दृश्यों और संघर्षों के अलावा कुछ नहीं था। सौभाग्य से इतनी मौतों के बावजूद वह जीवित बच गया था। रजत सम्राट घबराकर वहां से चला गया, लेकिन पूरे रजत ज्वाला राज्य के 3 संप्रदाय नेताओं की मौतों ने स्वाभाविक रूप से तीनों संप्रदायों में हलचल मचा दी और यहां तक कि मेघधूम संप्रदाय ने भी इस मामले पर ध्यान दिया। यिनहुआंग बहुत डरा हुआ था। उसे डर था कि यह मामला उजागर हो जाएगा, इसलिए उसने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। उसने सम्राट आध्यात्मिक फल क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के संप्रदाय नेता को सौंप दिया और पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे जैनवू संप्रदाय और उड़ता तारा संप्रदाय ने रजत ज्वाला शाखा के खिलाफ साजिश रची। फिर उसने मदद के लिए कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अंत में युनहेंतियान को बचाने में असफल रहा, और इस तरह यह आधा सच और आधा झूठ था। लेकिन मेघधूम संप्रदाय के लोगों ने इस पर विश्वास कर लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहरी संप्रदाय का नेता कितना शक्तिशाली है, वह इस सम्राट आध्यात्मिक फल की कीमती चीज के मुकाबले कुछ नहीं है। रजत ज्वाला राज्य एक दिन के लिए भी बिना शासक के नहीं रह सकता, इसलिए क्लाउड मिस्ट संप्रदाय ने रजत सम्राट को माफ कर दिया। रजत सम्राट ने अपनी जान बचाने के लिए इतना कीमती खजाना सौंप दिया, लेकिन जैनवू संप्रदाय और उड़ता तारा संप्रदाय निश्चित रूप से इतने भाग्यशाली नहीं थे। चूंकि उन्होंने मेघधूम संप्रदाय के शाखा संप्रदाय नेता को मारने की हिम्मत की थी, इसलिए यह निस्संदेह मेघधूम संप्रदाय के अधिकार के खिलाफ एक उकसावा था, और मेघधूम संप्रदाय के पास स्वाभाविक रूप से उन्हें बिना किसी दया के मौत के घाट उतारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब पूरे रजत ज्वाला राज्य में केवल एक ही शाखा संप्रदाय बचा है, और यह खूनी नरसंहार समाप्त हो गया है। छोटी शीशी, तुम कमाल की हो। शानदार, बिल्कुल शानदार। उनका आपस में लड़ना वाकई देखने लायक था। केन आओक्सुए काव्या रायचंद से पूरी तरह प्रभावित हो गया था। मैंने तुमसे कहा था, जब तक तुम्हारे पास कोई उपयोगी जानकारी न हो, मुझे परेशान मत करो। केन आओक्सुए ने कहा, छोटी शीशी, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मैं बस तुमसे मिलने आया था। क्या तुम्हें लगता है कि संप्रदाय नेता यूं उस सम्राट आध्यात्मिक फल को खाने की हिम्मत करेगा? यदि उसे इसकी आवश्यकता होगी तो वह स्वाभाविक रूप से इसे खाएगा। चूंकि मैंने उसे जहर देने की हिम्मत की है, इसलिए मैंने पहले ही यह सुनिश्चित कर लिया होगा कि मेघधूम संप्रदाय के वे रसवैद्य कुछ भी पता नहीं लगा पाएंगे। संप्रदाय नेता यूं एक सतर्क व्यक्ति था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने मिलते ही सम्राट आध्यात्मिक फल नहीं खाया। उसने अपने संप्रदाय के मुख्य रसवैद्य से सम्राट आध्यात्मिक फल की जांच करवाई। रसवैद्य खुशी से चिल्ला उठा, बधाई हो संप्रदाय नेता, बधाई हो, आपने सम्राट आध्यात्मिक फल जैसी आध्यात्मिक जड़ी बूटी प्राप्त कर ली है। ऐसा लगता है कि चक्रवर्ती स्तर पर आपकी पदोन्नति बस अब दूर नहीं है। संप्रदाय नेता यूं ने पूछा, क्या इस सम्राट आध्यात्मिक फल में कोई खराबी है? बेशक, कोई समस्या नहीं है। यदि कोई इस सम्राट आध्यात्मिक फल के साथ छेड़छाड़ करता है तो निश्चित रूप से यह मेरी नज़र से नहीं बच पाएगा। संप्रदाय नेता यूं ने कहा, मेरा अनुमान है कि रजत सम्राट किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। नीचे जाओ। सम्राट आध्यात्मिक फल प्राप्त करने के बाद मैं चक्रवर्ती स्तर को पार करने के लिए एकांतवास में जाने का इरादा रखता हूँ। जी, छोटी शीशी, क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने सम्राट आध्यात्मिक फल प्राप्त करने के बाद एकांतवास में प्रवेश कर लिया है।
ऐसा लगता है कि उसे सम्राट आध्यात्मिक फल में कुछ भी गलत नहीं मिला। केन आओक्सुए नई स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए दौड़ा दौड़ा आया। छोटी लाल ने कहा, बेशक, वे लोग मेरे मालिक द्वारा दिए गए जहर की समस्या का पता कैसे लगा सकते थे? काव्या रायचंद को न देख पाने से निराश होकर केन आओक्सुए ने पूछा, छोटी लाल सुअर, छोटी शीशी कहाँ है? छोटी लाल गुस्से में दहाड़ा, तुम दिखावटी, तुमने मुझे क्या कहा? केन आओक्सुए ने उज्ज्वल रूप से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान छोटी लाल, छोटी शीशी मेरा स्वागत करने के लिए बाहर क्यों नहीं आई? क्या उसे मेरी जरा सी भी याद नहीं आई? छोटी लाल ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, तुम छोकरे, बस उस विचार को छोड़ दो। मेरी मालकिन की तुम में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। उसे हतोत्साहित करने के लिए छोटी लाल ने आगे कहा, तुम भगवान रुद्र के सिर के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। तुम्हारी मालकिन के पास वफादार कुत्ते, संरक्षक आत्माएं, सुंदर युवा पुरुष और अमर हैं। यहाँ तक कि वह लोमड़ी भी तुमसे बेहतर है। तुम दिखावटी, तुम पीछे हटना क्यों नहीं जानते? मुझे विश्वास नहीं है, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। सुंदर होने से पेट नहीं भरता। यदि आप इसे भोजन के रूप में नहीं खा सकते हैं तो आप इसे मांस के रूप में खा सकते हैं। तुम, छोटी लाल बेशर्म केन आओक्सुए के आगे लाचार थी। हालांकि केन आओक्सुए बहुत खुले विचारों वाला था, लेकिन छोटी लाल की बातें सुनने के बाद उसका मूड अच्छा नहीं था। पता चला कि यू उसका इकलौता प्रेम प्रत्याशी नहीं था, और भी बहुत से लोग थे। ये सच में बहुत बुरा है। मू चियानशी ने उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, छोटी लाल, तुम्हारा IQ काफी उच्च नहीं है। तुम्हें ये भी एहसास नहीं हुआ कि उस दिखावटी ने तुमसे बातें उगलवा लीं। हिम महाद्वीप के खुफिया प्रमुख होने के नाते वह किसी को बिना यह महसूस कराए उस जानवर से अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में जानकारी निकालने में सफल रहा। हालांकि मुकाबला करने में कमजोर होने के कारण उसे महसूस हुआ कि इतने भयानक दुश्मन के सामने उसे और अधिक सुंदर और स्वादिष्ट बनने की आवश्यकता है। छोटी लाल ने अपना सिर झुका लिया और कहा, ओह मालकिन, मैं जानती हूं कि मैं गलत थी। वह आदमी बहुत चालाक है। मैं उससे लड़ूंगी। मू चियानशी ने कहा, ठीक है, मैं अब से राजा रैंक तक पहुंचने के लिए एकांतवास में जा रही हूं। तुम बस गेट पर कड़ी नजर रखो। छोटी लाल रो पड़ी, मालकिन, मैं एक पवित्र जानवर हूं। एक पवित्र जानवर? आप मुझसे गेट की पहरेदारी कैसे करवा सकती हैं? मू चियानशी हंसकर बोली, तुम गेट की पहरेदारी नहीं करोगी। ठीक है, तो जाओ और मेरे साथी स्वामी शु की रक्षा करो। उस दिखावटी की रक्षा करो। छोटी लाल लगभग खून की उल्टी कर रही थी, लेकिन अंत में उसने अपनी किस्मत मान ली। मैं यहीं रहूंगी और गेट की पहरेदारी करूंगी। जाकर उस दिखावटी की रक्षा करो और तुम उस राक्षस से पागल हो जाओगे। महान आध्यात्मिक साधक से राजा रैंक की सीमा को पार करना इतना आसान नहीं है। शरीर में आध्यात्मिक शक्ति पूरी है, लेकिन एक अवसर की कमी है। एक सफ़ेद आकृति हंसती हुई खुशी खुशी अंदर दौड़ी, छोटी शीशी, मेरे पास खबर है। मेरे पास खबर है। केन आओक्सुए की गति को देखते हुए उसके लिए मू चियानशी को गले लगाकर उसका लाभ उठाना असंभव था। मू चियानशी ने केन आओक्सुए की ओर देखा, जिसका चेहरा गुलाबी था, और पूछा, क्या पवित्र वैद्यराज घाटी के लोग आ चुके हैं? केन आओक्सुए ने कहा, पवित्र वैद्यराज घाटी के लोग आज हिम महाद्वीप में आ गए हैं। हिम महाद्वीप में आने के बाद वे उगते सूरज के राज्य को छोड़कर नहीं गए, बल्कि उगते सूरज के राज्य के समुद्रों में ही मंडराते रहे। शायद वे किसी चीज की तलाश कर रहे हैं। मू चियानशी की आंखों में एक गहरी चमक कौंध गई और उसने मन ही मन सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने तीसरी बांस की पट्टी के नक्शे को डिकोड कर लिया हो और अनंत दिव्य भट्टी का अनुमानित ठिकाना पा लिया हो? मुझे उगते सूरज के राज्य जाने की तैयारी करनी होगी। जहां तक राजा रैंक तक पहुंचने की बात है, उसे फिलहाल के लिए टाल देते हैं। छोटी शीशी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, केन आओक्सुए ने कहा। विरोधी एक उच्च स्तरीय चक्रवर्ती स्तरीय विशेषज्ञ है, यहां तक कि आध्यात्मिक चक्रवर्ती के 9वें स्तर के चरम का विशेषज्ञ भी हो सकता है। क्या तुम मेरे साथ मेरा मांस ढाल बनने जा रहे हो? मैंने तुम्हारा जीवन 3 साल के लिए बढ़ाया है और तुम उन 3 सालों को शांति से जियो। मैंने तुम्हारी आयु बढ़ाने में बहुत ऊर्जा खर्च की है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारी लाश को भी कोड़े लगाऊंगा? केन आओक्सुए को बेहद खुशी और मिठास महसूस हुई। छोटी शीशी, क्या तुम मेरे लिए चिंतित हो? मेरा चुपके से पीछा मत करना। अगर मुझे पता चला तो मैं तुम्हें जहर दे दूंगा और 1 महीने के लिए बेहोश कर रखूंगी, मू चियानशी ने ठंडे स्वर में कहा। पूरे 1 महीने के लिए सोना? छोटी लाल ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह स्पष्ट रूप से अत्यधिक ईर्ष्या कर रही थी। ये धमकी बहुत डरावनी थी। 1 महीने तक सोते हुए छोटी शीशी को न देख पाने के कारण केन आओक्सुए को ऐसा महसूस हुआ मानो दुनिया का अंत आ रहा हो। वाह छोटी शीशी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मू चियानशी के होंठ हल्के से मुड़े और उसने कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अभी एक इंजेक्शन दूं? केन आओक्सुए का दिल कांप उठा। नहीं छोटी शीशी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं तुम पर नजर रखूंगी और तुम्हें कभी किसी खतरे में नहीं पड़ने दूंगी। कृपया कोई जोखिम मत उठाना।
ये हुई न अच्छी बात। अगर छोटी शीशी को आज्ञाकारी पुरुष पसंद हैं तो मैं आज्ञाकारी रहूंगा और अब से एक अच्छा पति बनूंगा। मू चियानशी के होंठ फड़के और उसने कहा, अगर मैं तुमसे खुद से दूर रहने के लिए कहूं तो क्या तुम सुनोगे? केन आओक्सुए अब हंस नहीं सका। क्या यह एक अपवाद हो सकता है? केन आओक्सुए ने मू चियानशी को विदा करने की जिद की, और जैसे ही उसने मू चियानशी को एक उड़ने वाले आध्यात्मिक जानवर पर सवार होकर जाते हुए देखा, केन आओक्सुए का दिल भी उसके साथ उड़ता हुआ महसूस हुआ। केन आओक्सुए के पीछे एक अंगरक्षक घुटनों के बल बैठ गया और बोला, स्वामी, आप अब काफी समय से बाहर हैं, अब वापस लौटने का समय आ गया है। मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। मैं वापस नहीं जाऊंगा। युवा स्वामी, ये नखरे दिखाने का समय नहीं है, अंगरक्षक ने लाचारी से कहा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं शीशी के वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। रजत ज्वाला शहर मिस मू का घर नहीं है और वह वापस नहीं आएगी। केन आओक्सुए ने खुद से बड़बड़ाया, छोटी शीशी का घर कहाँ है? हिम महाद्वीप के मध्य और पूर्वी भागों में क्यानेन भवन की कोई भूल भुलैया नहीं थी, लेकिन वह शीशी की उत्पत्ति से अनजान था। इसके केवल दो ही स्पष्टीकरण हो सकते हैं, या तो शीशी इस हिम महाद्वीप की नहीं है, या फिर शीशी पश्चिम से आती है। केन आओक्सुए मू चियानशी के बारे में सब कुछ जानने के लिए बेताब था, साथ ही अपने प्रेम प्रत्याशी के बारे में भी खबर जानना चाहता था। अगर शीशी को पता चल जाता कि मैंने जानबूझकर उसकी जांच की है, तो वह निश्चित रूप से हमारी दोस्ती तोड़ देगी। लेकिन मुझे यू से कुछ जानकारी मिल जानी चाहिए। केन आओक्सुए के होंठ हल्के से मुड़ गए। मू चियानशी जल्द से जल्द की राजधानी में पहुंची। पूरे में सबसे पूर्वी देश है जिसकी सीमा एक अंतहीन समुद्र से मिलती है। छोड़ने के लिए इस अंतहीन समुद्र को पार करना होगा, क्योंकि अन्य महाद्वीपों के बहुत कम लोग वहां जाने की हिम्मत करते हैं। यदि पवित्र वैद्यराज घाटी के लोग हिम महाद्वीप में अनंत दिव्य भट्टी की खोज न करते तो शायद अन्य महाद्वीपों से कोई भी इस दूरदराज और पिछड़े हिम महाद्वीप में आने के बारे में नहीं सोचता। पूर्व में उगते सूरज को देखते हुए मू चियानशी ने आह भरी, पिताजी, आपने जो हिम महाद्वीप चुना है वह छिपने के लिए एक अच्छी जगह है, लेकिन मुझे डर है कि आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि इस दूरदराज की जगह पर न केवल अनंत मंडप मौजूद है, बल्कि अनंत दिव्य भट्टी भी यहीं मौजूद है। आपने हमारी सुरक्षा के लिए इस जगह को चुना था, लेकिन अब जब मैं इस दुनिया में आ गई हूँ तो हमारा मू परिवार इस छोटे से बर्फीले द्वीप पर अज्ञात नहीं रहेगा। एक बार जब मू परिवार की प्रतिष्ठा स्थापित हो जाएगी तो आपको, माताजी, सबसे बड़े भैया और दूसरे चाचा को इसके बारे में पता चल जाना चाहिए। इस परिवार में केवल वह, उसके चाचा और दो अन्य लोग बचे थे। वह महसूस कर सकती थी कि उसके चाचा अभी भी उनके बारे में चिंतित थे और उन्हें याद करते थे, लेकिन वह खुद को रोक रहे थे और इसे उसके सामने नहीं दिखा रहे थे। यदि उसके चाचा को जहर न दिया गया होता और यदि वह न होती तो शायद उसके चाचा यहाँ नहीं होते। अपने चाचा को छोड़कर वह अपने किसी भी रिश्तेदार से कभी नहीं मिली थी, लेकिन अब चूंकि वह मू परिवार का खून साझा करती थी, इसलिए वह उनके बारे में बहुत उत्सुक थी और उन्हें ढूंढना चाहती थी। मू चियानशी उगते सूरज को निहारते हुए विचारों में खोई हुई थी, तभी पीछे से एक आकृति ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तुम क्या सोच रही हो? मू चियानशी आराम से रुद्र के सहारे टिक गई। मैं अपने परिवार के बारे में सोच रही थी। मेरे यहाँ रहते हुए तुम उन्हें ढूंढ लोगी? रुद्र ने कहा। रुद्र सर्वशक्तिमान है, क्या इसे चिकित्सा शुल्क का भुगतान माना जा सकता है? मू चियानशी ने पूछा। मैं इतना कंजूस नहीं हूँ। एक बार जब तुम मेरा इलाज कर दोगी तो मैं तुम्हें भारी इनाम दूंगी, लेकिन मुझे डर है कि उस समय के आने से पहले मैं तुम्हारे शाप से तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। मैंने बिना किसी समस्या के इतनी लंबी अवधि तक सहन किया है, इसलिए काव्या भी निश्चित रूप से इसे सहन कर सकती है। मू चियानशी ने अंगड़ाई ली और बोली, मैं झपकी लेने जा रही हूँ। काव्या बाद में अपनी नींद पूरी कर लेगी। रुद्र ने मू चियानशी को अपनी ओर खींचा, ये कहते हुए कि वे बाद में नींद पूरी करेंगे, लेकिन अंततः वे दोपहर में ही चले गए। मू चियानशी ने कहा, रुद्र, यह नहीं चलेगा। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें कुछ इंजेक्शन दूं? रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा, स्थिति गंभीर नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत गंभीर है, और मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। यदि तुम कार्रवाई करना चाहती हो तो इसे 10 गुना बढ़ा दो। 10 गुना। मू चियानशी ने अपने दांत भींचते हुए इन दो शब्दों को निकाला और फिर एक पंक्चर हुए गुब्बारे की तरह पिचकते हुए बोली, तो फिर भूल जाओ। उसने रुद्र को घूरा और फिर बोली, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, यदि तुम वाकई खुद को नियंत्रित नहीं कर सके तो मैं कार्रवाई करूंगी। काव्या, क्या तुम अनिच्छुक हो? उसकी बर्फीली नीली आंखें तीव्रता से मू चियानशी को निहार रही थीं। मू चियानशी थोड़ी हैरान रह गई। केवल वे स्त्री पुरुष जिनके मन में एक दूसरे के लिए रोमांटिक भावनाएं होती हैं ऐसी अंतरंग चीजें कर सकते हैं, लेकिन मैं रुद्र के बारे में ऐसा ही महसूस करती हूँ। रुद्र ने जंगली तरीके से काट लिया, जिससे मू चियानशी के क्रूर शब्द चुप हो गए। इस बार रुद्र फिर से बेकाबू हो गया, वह सचमुच क्रोधित था।
मू चियानशी ने सांस रोकते हुए चिल्लाया, रुद्र, क्या तुम पागल हो गए हो? रुद्र ने कर्कश आवाज में कहा, हाँ, मैं पागल हो चुका हूँ। इस बेदिल महिला की इतनी परवाह करना मुझे खुद से अलग महसूस कराता है। वह पागल होने या शाप मिलने की तुलना में कई गुना अधिक पीड़ा सह रहा है। मुझे देखने दो कि समस्या कहाँ है, मू चियानशी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उस क्षण रुद्र को उसका गला घोंटने का मन किया। क्या उसे वास्तव में ये लगता था कि केवल उसका दिल दुखाने से वह उसे ठीक कर सकती है? कोई ज़रूरत नहीं है, रुद्र ने काव्या रायचंद को कसकर गले लगाते हुए कहा। काव्या रायचंद ने जम्हाई ली और बोली, मुझे नींद आ रही है, मैं पहले थोड़ी झपकी ले लेती हूँ। लाचार होकर रुद्र ने उसके माथे पर धीरे से चूमा। चाहे वह कितनी भी बेदिल क्यों न हो, वह उसे कभी जाने नहीं देगा। वैसे भी वह उसकी है और कोई उसे छीन नहीं सकता। काव्या को स्वेच्छा से अपना दिल उसे सौंपने के लिए मजबूर करने के उसके पास पर्याप्त समय है, बजाय इसके कि मैं अपने दिल को सबसे अंधेरे कोने में ताले में बंद कर दूं, जैसा कि मैं अब कर रहा हूं। जब काव्या रायचंद जागी तो रुद्र अभी भी उसके बगल में सो रहा था और गया नहीं था। काव्या रायचंद भी कुछ हद तक हैरान थी। वह एक ऐसे आदमी की आदी हो गई थी, एक ऐसा आदमी जिसे नियंत्रित करना मुश्किल था। कला के एक काम की तरह उस आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरे को देखकर काव्या रायचंद को वास्तव में बहुत आनंद महसूस हुआ, मानो वह इसे जीवन भर देख सकती थी और कभी नहीं भर सकती थी। जीवन भर, इस विचार ने काव्या रायचंद को चौंका दिया। क्या उसके मन में रुद्र के प्रति अनुचित विचार थे? एक आदर्श चेहरा, महान शक्ति और उसके प्रति उसका दुलार, लाड़ प्यार और सुरक्षा। वह बहुत अच्छा था, अविश्वसनीय रूप से अच्छा था। उसका दिल पत्थर का नहीं था। यह अजीब होता अगर उसके मन में कोई गुप्त उद्देश्य न होता। लेकिन काव्या रायचंद ने चुपचाप उन आदर्श पतले होठों को चूम लिया। उसे सावधान रहना होगा, वरना यह आदमी फिर से शिकवा पाल लेगा। काव्या रायचंद ने हंसते हुए कहा, रुद्र, जब मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगी, तब भी यदि तुम मेरे जितने ही आकर्षक रहे और तुमने कभी खुद को नहीं बदला, तब तुम मेरे हो जाओगे। चलो अब तुम्हारी मुहर लगा देते हैं। मुहर लगने के बाद काव्या रायचंद वापस सोने चली गई। इसी समय उसके बगल में लेटे रुद्र ने अपनी बर्फीली नीली आंखें खोलीं और अपनी उंगलियों को उसके होठों पर रखकर एक चुंबन चुरा लिया। रुद्र ने एक लाचार अभिव्यक्ति के साथ काव्या रायचंद को देखा। मूर्ख, उसने कर्कश आवाज में कहा। काव्या को वह पसंद है और वह उस पर दबंगता से अधिकार रखती है, लेकिन वह जो चाहता है वह अभी भी बहुत दूर है। वह इंतजार कर सकता है। पवित्र वैद्यराज घाटी के कुछ लोग समुद्र का पता लगाने गए, जबकि अन्य पूर्वी राजधानी में ही रहे। सबसे बड़े, दूसरे और तीसरे भाई सब कहाँ गए? वे सब हिम महाद्वीप में पहुंचने के बाद बिना किसी सुराग के गायब हो गए। तीसरे कुलश्रेष्ठ, शायद वे किसी चीज में व्यस्त हैं, इसलिए। मास्टर, क्या आपको लगता है कि हमारे सबसे बड़े भाई और अन्य लोग खतरे में हैं? उनकी ताकत के साथ इस दूरदराज और गरीब जगह पर जहां चक्रवर्ती स्तरीय विशेषज्ञ भी मौजूद नहीं हैं, उनके लिए खतरे का सामना करना पूरी तरह से असंभव है, तीसरे कुलश्रेष्ठ ने कहा। तीसरे कुलश्रेष्ठ ने अपना हाथ हिलाया और कहा, उन 3 अभागों को भूल जाओ। पहले किसी को भेजो और जुन परिवार के उस छोकरे को ढूंढो। नक्शा अधूरा है, इसलिए हम उसके सटीक स्थान का पता नहीं लगा सकते। जी। इस बार पवित्र वैद्यराज घाटी ने चक्रवर्ती स्तरीय विशेषज्ञों सहित एक बड़ी सेना जुटाई थी। तीसरे कुलश्रेष्ठ ने थोड़ी भौहें सिकुड़ी, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा फैल गई। उसने महसूस किया कि कोई उन पर नजर रख रहा है। काव्या रायचंद ने अपनी मानसिक ऊर्जा वापस खींच ली। ये बहुत करीब था, वह लगभग पकड़ी ही जाने वाली थी। एक बार जब आप चक्रवर्ती स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपके और शाही स्तर के चरम के बीच का अंतर सिर्फ थोड़ा सा नहीं होता है। मैं केवल उनके स्थान को महसूस कर सकती थी, लेकिन मैं उनकी बातचीत नहीं सुन सकती थी, और न ही मुझे ये पता था कि क्या वे अपने साथ कोई नक्शा या बांस की पट्टियां लाए थे। हालांकि भले ही वह उन्हें ले आए हों, ऐसा लग रहा था कि चक्रवर्ती स्तरीय विशेषज्ञों को देखते हुए उन्हें जबरदस्ती छीनने का कोई मौका नहीं मिलेगा। वे यहाँ आ चुके हैं और वे निश्चित रूप से जुनमो को जाने नहीं देंगे। मैं शिव साओबाओ से जुनमो का पता लगवाना कैसे भूल सकती हूँ। हालांकि अब काव्या रायचंद के लिए कियानेन भवन से व्यापार करना मुश्किल नहीं है। एक बार जब उसने उनका ठिकाना पा लिया तो उसके साथ अत्यधिक सम्मान के साथ व्यवहार किया गया और उसे पूरी तरह से उनका दूसरा स्वामी माना गया। मुझे एक आदमी ढूंढने में आपकी मदद चाहिए। काव्या रायचंद द्वारा जुनमो की विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन करने के बाद प्रबंधक ने कहा, मिस काव्या, सफ़ेद कपड़ों में लोगों का एक समूह इस जानकारी के बारे में पूछताछ करने के लिए उच्च कीमत की पेशकश कर रहा है। काव्या रायचंद ने पूछा, क्या आपने इस व्यापार को स्वीकार कर लिया है? उन्होंने कहा, हाँ, उनकी कीमत बहुत अधिक है। मैं उन्हें भटकाने और व्यक्ति को ढूंढने से रोकने के लिए 2 गुना भुगतान करूंगी, काव्या रायचंद ने कहा। प्रबंधक ने मुस्कुराते हुए कहा, हम स्वाभाविक रूप से मिस काव्या के आदेशों का पालन करेंगे, इसलिए 2 गुना भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन सा मजाक!
ये वह महिला है जिसकी उनके बॉस को सबसे ज्यादा परवाह है। भले ही यह व्यापार नियमों का उल्लंघन करता हो, फिर भी उन्हें आदेशों का पालन करना होगा। काव्या रायचंद ने पूछा, क्या यह अनुचित नहीं होगा? ये ठीक है, हम बिना किसी को पता चले इसे कर देंगे। मुझे वह मार्ग दो जो पवित्र वैद्यराज घाटी के लोगों ने समुद्र में खोजा था। वे स्तब्ध रह गए और कुछ चिंता के साथ बोले, मिस काव्या, क्या आप समुद्र में जाने की योजना बना रही हैं? ये समुद्री क्षेत्र बहुत खतरनाक है और समुद्र के द्वीपों पर कई शातिर लोग छिपे हुए हैं। हिम महाद्वीप की भूमि अभी भी बहुत शांतिपूर्ण है, जिसके प्रभार में कई प्रमुख देश और एक सितारा संप्रदाय में एक धूम्र संप्रदाय हैं। हालांकि समुद्र बहुत खतरनाक है। पवित्र वैद्यराज घाटी के लोग समुद्र में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं क्योंकि वे मजबूत हैं। ये ठीक है, मैं जानती हूं कि मैं क्या कर रही हूं। चूंकि वह नक्शा जबरदस्ती नहीं छीन सकती थी, इसलिए काव्या रायचंद ने यह देखने के लिए समुद्र में जाने का फैसला किया कि क्या उसे कोई सुराग मिल सकता है। हालांकि उन्होंने उसे नहीं रोका, लेकिन काव्या रायचंद के जाते ही उन्होंने टॉवर के स्वामी को इसकी सूचना दे दी। यदि मिस काव्या को कुछ भी हुआ तो वे बर्बाद हो जाएंगे। उगते सूरज का राज्य समुद्र के पास स्थित है, जहां कई खजाने हैं। भले ही अंतहीन समुद्र खतरनाक है, कुछ लोग धन के लिए इसके जोखिम उठाने के अपने जीवन को दांव पर लगा देते हैं। पुरुषों के कपड़े पहनने के बाद काव्या रायचंद गोदी में गई और एक नाव किराए पर ली। नाविक ने गर्मजोशी से काव्या रायचंद का स्वागत किया और कहा, युवा स्वामी, आप निश्चित रूप से प्रशिक्षण के लिए समुद्र में जा रहे होंगे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कहां जा रहे हैं? क्लिफसाइड सागर। काव्या रायचंद ने एक समुद्री क्षेत्र की घोषणा की, जो पवित्र वैद्यराज घाटी द्वारा सबसे अधिक खोजा जाने वाला स्थान था। क्लिफसाइड सागर खजानों की खान है। युवा स्वामी, आपकी पसंद उत्कृष्ट है। चलिए अब रवाना होते हैं। इस समुद्री क्षेत्र में सबसे आम बात लूटपाट है। जो लोग हिम महाद्वीप में जीविका नहीं कमा सकते थे, वे इस समुद्री क्षेत्र में भाग गए, यह उम्मीद करते हुए कि वे जीवित रहेंगे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से जोखिम उठाने वालों को लूटा। यदि हम किसी संप्रदाय के शिष्य को लूट सकें तो हम एक बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। नाविक पहले से ही डर के मारे पीला पड़ गया था। उनके काम के लाइन में नियम है, वे साधारण लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अन्यथा यदि दूसरे लोग नौकायन करने की हिम्मत नहीं करेंगे तो वे किसे लूटेंगे? लड़के, अपनी गोलियां और स्पिरिट ज़ेड सौंप दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। ये सभी लोग राजा रैंक के थे, जो बहुत कमज़ोर नहीं थे। काव्या रायचंद ने उनके साथ कोई शब्द बर्बाद नहीं किया और सीधे हमला कर दिया। जल नाग प्रहार। समुद्र से एक लंबा अजूर नीला अजगर फूट पड़ता है। बूम बूम बूम। काव्या रायचंद की ताकत ने उन्हें बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। महान आध्यात्मिक साधक का 9वां स्तर। ये लड़का कितने साल का है? दूसरों ने हंसते हुए कहा, हा हा हा, मुझे नहीं पता कि यह लड़का कितने साल का है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी निकल पड़ी है। इतनी कम उम्र का महान आध्यात्मिक साधक का 9वां स्तर निश्चित रूप से एक ऐसी प्रतिभा है जिस पर संप्रदाय ध्यान केंद्रित कर रहा है। उसके पास निश्चित रूप से बहुत सारे खजाने होंगे। वह एक मोटी भेड़ के अलावा और क्या हो सकता है? उन्होंने इस बारे में सही सोचा था। काव्या रायचंद की संपत्ति उनकी कल्पना से परे थी, लेकिन उन्हें अभी भी ये देखना बाकी था कि वे उसे लूट सकते हैं या नहीं। मुंह परिवार के मुखिया को लूटना इतना आसान नहीं है। इस समूह के अचानक हुए हमले का सामना करते हुए काव्या रायचंद ने तेजी से अपनी फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड बाहर निकाल ली। जब एक अद्भुत प्रकाश उत्सर्जित करने वाली फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड उनके पास से गुजरी तो उनके चेहरों पर हैरानी छा गई। पफ। काव्या रायचंद अविश्वसनीय रूप से तेज थी। फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड सीधे एक व्यक्ति के दिल में जा घुसी। फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड द्वारा एक महत्वपूर्ण अंग पर प्रहार किए जाने के कारण उसका हश्र यह हुआ कि तलवार ने उसकी आत्मा को ही निगल लिया। बैंग। उनके साथियों में से एक गिर चुका था और लुटेरों के हाव भाव बुरी तरह बदल गए। संभल कर, इस लड़के की तलवार बेहद खतरनाक है। महान आध्यात्मिक साधक के 9वें स्तर के चरम पर मौजूद एक व्यक्ति आसानी से राजा स्तर के प्राणी को मार सकता है, यह ऐसी बात थी जिस पर उन्हें शायद ही विश्वास हो रहा हो। जल नाग संहार। जिस समुद्र में वे थे वह ऐसा लग रहा था मानो जम गया हो और उनके सामने झुलसा देने वाली फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड प्रकट हो गई। फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड दहाड़ी और मंत्रमुग्ध कर दिया, अपने मालिक से लापरवाही से लड़ने का आग्रह किया और इस समुद्री क्षेत्र को अपना कत्लखाना बनाना चाहती थी। काव्या रायचंद ने टपकती हुई खून से सनी फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड को कसकर पकड़ लिया। ये लड़का वाकई अविश्वसनीय रूप से दुष्ट था। सौभाग्य से वह दृढ़ संकल्प वाली थी और उसकी इच्छाशक्ति मजबूत थी, अन्यथा वह इस लालची प्राणी की तलवार की गुलाम बन जाती और पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ जाती। इन लुटेरों को काव्या रायचंद ने आसानी से संभाल लिया। वे केवल निम्न स्तर के स्पिरिट किंग थे और उनसे डरने की कोई बात नहीं थी। काव्या रायचंद ने कहा, नाविक आगे बढ़ो। नाविक ने काव्या रायचंद को पूरी तरह से हैरानी से देखा। वह काफी बूढ़ा था और यह पहली बार था जब उसने इतने सनकी युवा को देखा था।
जैसे ही काव्या रायचंद जाने वाली थी तभी एक घटना घटी। सफ़ेद कपड़ों में लोगों का एक समूह पानी पर चलते हुए काव्या रायचंद के पास आया। उसने काव्या रायचंद की फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड को घूरते हुए कहा, इतनी कम उम्र में वह पहले से ही इतनी क्रूर है और वह ऐसी दुष्ट तलवार का उपयोग करती है जो आत्माओं को निगल जाती है। वह वास्तव में एक बड़ा अभिशाप है। उसकी आंखें तेज थीं और वह जानता था कि काव्या रायचंद द्वारा मारा गया व्यक्ति अब केवल एक खाली खोल था। इन लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहने थे और उनके शरीर की औषधीय खुशबू काव्या रायचंद के लिए बहुत जानी पहचानी थी। काव्या रायचंद ने आलस से कहा, वे इस क्षेत्र के समुद्री डाकू हैं। उन्होंने मुझे उकसाया और मुझे लूटना चाहते थे। क्या मुझे उन्हें जाने देने के लिए इतना दयालु होना चाहिए? नाविक ने सिर हिलाया और कहा, श्रीमान, ऐसा ही है, ये युवा स्वामी अपनी रक्षा के लिए ये सब कर रहा है। सफ़ेद कपड़ों वाले व्यक्ति ने कहा, तुम उस दुष्ट तलवार को नियंत्रित करने के लिए बहुत छोटे हो। तुम शायद इसके नियंत्रण में आ जाओगे और एक हत्यारा बन जाओगे। इसे मेरे पास सुरक्षित रहने दो। सफ़ेद कपड़ों वाले व्यक्ति की नज़र फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड पर पड़ी। यह एक फटी पुरानी और जंग लगी लंबी तलवार थी, लेकिन इसके क्रिम्सन गहरे लाल सिरे में आत्माओं को निगलने की एक अजीब क्षमता थी, जिससे उसे एहसास हुआ कि यह तलवार निश्चित रूप से असाधारण थी। काव्या रायचंद ने मन ही मन उपहास उड़ाया। अगर वे तलवार चुराना चाहते हैं तो वे इसे चुरा सकते हैं, फिर भी उनमें ये कहने की हिम्मत है कि वे इसे सुरक्षित रखेंगे। दानव विश्वस्वामी सही था। ये पवित्र वैद्यराज घाटी पाखंडियों से भरी हुई है। काव्या रायचंद ने कहा, तुम मेरी चीज़ों को क्यों सुरक्षित रखोगे? तुम गुस्ताख छोकरे, तुम्हारी हमारे चौथे वरिष्ठ भाई से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो कि हमारे चौथे वरिष्ठ भाई कौन हैं? चौथे वरिष्ठ भाई के आसपास के चापलूस कूद पड़े और डांटने लगे। वह जो कोई भी हो, मैं उसे नहीं जानता और मैं अपनी तलवार उसे सुरक्षित रखने के लिए नहीं सौंपूंगा। कृपया एक तरफ हटिए, मुझे अपने रास्ते जाना है, काव्या रायचंद ने कहा। तुम, चौथे वरिष्ठ भाई ने हंसते हुए कहा, चूंकि युवा स्वामी मेरी मदद नहीं चाहते हैं तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन युवा स्वामी को यह सावधान रहना चाहिए कि दुष्ट तलवार उसके दिमाग को नियंत्रित न कर सके। नाविक काव्या रायचंद को दूर ले गया और चौथे वरिष्ठ भाई के बगल वाले कनिष्ठ भाई ने नाराजगी से कहा, चौथे वरिष्ठ भाई, उस छोकरे की आपके प्रति इतनी असभ्य होने की हिम्मत कैसे हुई? आप उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? अगर आप उसे मार देते तो क्या तलवार आपकी नहीं हो जाती? चौथे वरिष्ठ भाई ने कहा, हमारी पवित्र वैद्यराज घाटी धार्मिक संप्रदायों का एक आदर्श है। हम अभी अभी बालिग हुए लड़के की चीज़ें कैसे ले सकते हैं? हालांकि मुझे सच में चिंता है कि तलवार लड़के के लिए हानिकारक होगी, इसलिए मैं उसे अपनी इच्छा से मुझे तलवार सौंपने के लिए मना लूंगा। वे हंसे और बोले, हमारे चौथे वरिष्ठ भाई बहुत सक्षम हैं, उनके पास निश्चित रूप से कोई रास्ता होगा। अगर काव्या रायचंद ने उनकी बातें सुन ली होती तो वह निश्चित रूप से ताली बजाती। पवित्र वैद्यराज घाटी के ये वरिष्ठ भाई सभी अविश्वसनीय रूप से पाखंडी और धर्मपरायण हैं। काव्या रायचंद ने पवित्र वैद्यराज घाटी के लोगों के साथ क्लिफ सागर की यात्रा की। नाव द्वीप पर रुकी और काव्या रायचंद ने नाविक को एक उदार इनाम दिया। काव्या रायचंद ने नक्शे की बांस की पट्टियां निकालीं। दोनों नक्शे बहुत अमूर्त रूप से खींचे गए थे, यहाँ तक कि आसपास के पूरे समुद्री क्षेत्र के नक्शे के साथ तुलना करने पर भी उनसे कुछ भी समझना असंभव था। ऐसा लगता है कि हमें तीनों नक्शे एकत्र करने की आवश्यकता है। द्वीप पर सबसे अच्छी सराय पूरी तरह से काव्या रायचंद द्वारा बुक कर ली गई थी। जब चौथे वरिष्ठ भाई और अन्य लोग सराय में ठहरना चाहते थे तो उन्हें इसके बारे में पता चला और वे सराय बुक करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहते थे। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें सज्जनों, मैं तुरंत जाकर उस युवा स्वामी को सूचित करूंगा। ये सभी लोग युवा हैं, फिर भी वे सभी चक्रवर्ती स्तरीय होने की ताकत बिखेरते हैं। वह उनके प्रति लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर सकता। चौथे वरिष्ठ भाई थोड़ा चौंक गया जब उसने बैंगनी रंग के वस्त्र पहने एक आलसी युवक को ऊपर से नीचे आते हुए देखा। ये वही था। चौथे वरिष्ठ भाई ने कहा, छोटे भाई, हम फिर से मिल रहे हैं। काव्या रायचंद ने कहा, हाँ, कितना इत्तेफाक है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? युवा स्वामी के लिए अकेले इस सराय में रहना एक बर्बादी है। मैं यहाँ रहने के लिए दोगुनी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। काव्या रायचंद ने अहंकार से कहा, क्या मैं ऐसा दिखता हूँ जिसके पास पैसों की कमी हो? मैंने ये पूरी सराय बुक कर ली है। आपको किसी दूसरी सराय में ठहरना चाहिए। यह नया नवेला अमीर देहाती कहाँ से आया? यदि आपके पास पैसा है तो क्या हुआ? आपको ये जानना चाहिए कि इस दुनिया में ताकत सबसे उपयोगी चीज़ है। पवित्र वैद्यराज घाटी के लोग जबरदस्ती अंदर घुसने ही वाले थे, तभी चौथे वरिष्ठ भाई ने उन्हें रोक दिया। युवा स्वामी, बाहर जाने पर दुश्मनों से ज्यादा दोस्त होना क्या बेहतर नहीं है? आपकी शक्ल से ऐसा लगता है कि आप संभवतः अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर जा रहे हैं। शायद आप समय आने पर मदद का हाथ बढ़ा सकें। काव्या रायचंद ने कहा, यह सच है। मैं बिना कुछ और लाए चुपके से घर से बाहर निकल आई थी,
लेकिन मैं निश्चित रूप से पर्याप्त पैसा लेकर आई हूँ। कुछ दोस्त बनाने में कोई बुराई नहीं है। तुम लोग काफ़ी मजबूत प्रतीत होते हो। जब हम समुद्र में प्रशिक्षण ले रहे हों तो तुम लोग मेरे साथ क्यों नहीं चलते? तुम गुस्ताख छोकरे, तुम कौन हो और हम कौन हैं कि ऐसी बातें कहने की हिम्मत करें? एक 2 सितारा संप्रदाय स्वाभाविक रूप से कि हर चीज़ को नीची नज़रों से देखता है, और वे कैसे अनुमति दे सकते हैं कि एक मामूली छोकरा उन पर रौब गालिब करे? काव्या रायचंद ने कहा, यदि आप अनिच्छुक हैं तो कृपया ऐसा करें। चौथे वरिष्ठ भाई ने कहा, मुझे छोटा भाई बहुत मिलनसार लगता है, बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों में से एक की तरह। ये समुद्र खतरों से भरा है, इसलिए हम सबका एक साथ प्रशिक्षण लेना एक अच्छा विचार होगा। चूंकि आप सहमत हो गए हैं तो अपनी इच्छा से इस सराय में ठहरिए। जो चाहे खाए, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। उनके मन में काव्या रायचंद एक मूर्ख, अमीर और अहंकारी युवा स्वामी के अलावा और कुछ नहीं था जो दुनिया के तौर तरीकों से अनजान था, और वे उसे नीची नज़रों से देखते थे। काव्या रायचंद की तलवार के रहस्य का पता लगाने के लिए चौथे वरिष्ठ भाई ने काव्या रायचंद के साथ अधिक संपर्क रखने की योजना बनाई। परिणामस्वरूप 2 सितारा संप्रदाय पवित्र वैद्यराज घाटी के शिष्य काव्या रायचंद के अनुयायी बन गए। पवित्र वैद्यराज घाटी के इन शिष्यों के इरादे भले ही साफ न हो, लेकिन मू चियानशी ने उन्हें पूरी तरह से भांप लिया है। बेशक वह इन लोगों को उस तरह नहीं मार सकती थी जिस तरह उसने पिछले 3 समूहों को मारा था। उसे उनके करीब जाने, किसी बड़ी मछली को फंसाने और फिर तीसरे नक्शे वाले बांस के टुकड़े को हासिल करने का कोई रास्ता निकालने की जरूरत थी। मू चियानशी ने उस निर्जन द्वीप पर विभिन्न चीज़ों के बारे में पूछताछ की, और ऐसा ही उसके चौथे वरिष्ठ भाई ने भी किया। चौथे वरिष्ठ भाई ने कहा, मू चियानशी, मैंने सुना है कि क्लिफसाइड सागर में एक रहस्यमय फ्लेम आइलैंड है। उस पर मौजूद 9 फ्लेम फ्रूट पकने वाले हैं। आप उन्हें बिना गोलियों में बदले सीधे खाकर राजा रैंक तक पहुंच सकते हैं। ये ठीक वही चीज़ है जिसकी आपको अभी ज़रूरत है जब आप महान आध्यात्मिक साधक के 9वें स्तर के चरम पर हैं। मू चियानशी ने उत्साह से कहा, बहुत बढ़िया, चलो जल्दी से फ्लेम आइलैंड चलते हैं और 9 फ्लेम फ्रूट हासिल करते हैं। और तुरंत उन्हें निकलने के लिए कहा। इस बात ने पवित्र वैद्यराज घाटी के ऊंचे और घमंडी शिष्यों को गुस्से से खून की उल्टी करने की कगार पर पहुंचा दिया। इस छोकरे की उन्हें आदेश देने की हिम्मत कैसे हुई? चौथे वरिष्ठ भाई बाईरेन ने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। वह सिर्फ एक 9 फ्लेम फ्रूट के लिए फ्लेम आइलैंड नहीं जा रहा था, बल्कि यह उसके गुरु का आदेश था कि वह फ्लेम आइलैंड की खोज करे, ये कहते हुए कि यह कुछ रहस्यमय है, ये देखने के लिए कि क्या वहाँ अनंत दिव्य भट्टी हो सकती है। 9 फ्लेम फ्रूट के पकने की खबर केवल मू चियानशी और उसके समूह को ही नहीं थी। कई शक्तिशाली हस्तियां फ्लेम आइलैंड की ओर दौड़ी जा रही थीं, इस उम्मीद में कि उन्हें वह एक 9 फ्लेम फ्रूट मिल जाए। मू चियानशी की टीम जाहिर तौर पर बहुत मजबूत है। मू चियानशी को छोड़कर, जो एक ग्रैंड स्पिरिट मास्टर है, बाकी सभी उच्च स्तरीय स्पिरिट सम्राट हैं, और कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता। मू चियानशी ने अहंकारी और दबंगई से अभिनय किया, जिससे कई लोग नाराज हो गए, और यह सब उसने अपने आदमियों की ताकत के भरोसे किया। पवित्र वैद्यराज घाटी के लोगों के चेहरे गुस्से से हरे हो गए। इस कमबख्त छोकरे ने असल में उनके साथ अपने नौकरों जैसा बर्ताव किया, हर जगह अकड़कर घूमता रहा। कितनी अपमानजनक बात है। मू चियानशी बहुत अधिक अहंकारी और नासमझ थी, जिसकी वजह से आमतौर पर शांत रहने वाले चौथे वरिष्ठ भाई बाईरेन का भी अपना नकाब फाड़ने का मन करने लगा। उसने फैसला किया कि फ्लेम आइलैंड की खोज करने के बाद वह उस बच्चे को नियंत्रित करेगा, तलवार की उत्पत्ति के बारे में उससे पूछताछ करेगा और फिर उसे छीन लेगा। वे सुरक्षित रूप से फ्लेम आइलैंड पहुंच गए, जबकि कई अन्य लोग इसके बाहरी इलाके में थे, लेकिन उन्होंने अंदर न जाने का फैसला किया। मू चियानशी ने कहा, तुम सब यहाँ किस बात पर वक्त बर्बाद कर रहे हो? जल्दी करो और अंदर जाओ। बाईरेन ने कहा, यह फ्लेम आइलैंड ज्वलनशील ऊर्जा से घिरा हुआ है। अगर आप दोपहर में अंदर जाते हैं तो शाही स्तर के विशेषज्ञ की ताकत के बिना कोई भी व्यक्ति ज्वलनशील ऊर्जा द्वारा निगल लिया जाएगा और उसकी भयानक मौत हो जाएगी। केवल आधी रात को ही ज्वलनशील ऊर्जा सबसे कमजोर होती है, जिससे ये फ्लेम आइलैंड में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त हो जाती है। यहाँ तक कि शाही रैंक के लोगों के लिए भी दोपहर में इस क्षेत्र में प्रवेश करने से आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होगी, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से रात में निकलने का फैसला किया। मू चियानशी ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गई। पवित्र वैद्यराज घाटी के एक कनिष्ठ भाई ने तंज कसते हुए कहा, युवा स्वामी मू, आप भाग्यशाली हैं कि आप हमारे साथ आए। अपने अनुभव की कमी के साथ आप बहुत अनाड़ी होते और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कैसे मर गए। मू चियानशी ने कहा, तुम लोग मेरे अनुयायी हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से तुम्हें इन तुच्छ मामलों की देखभाल करनी होगी। मुझे केवल खजाने उठाने की ज़रूरत है, अन्यथा मेरे अनुयायियों के रूप में तुम लोग किस काम के हो? तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी सेवा करना चाहते थे? अगर तुम्हारे लिए नहीं। जैसे ही वह गुस्से में आकर उनके उद्देश्य का खुलासा करने वाला था, बाईरेन ने कहा, ठीक है,
बोलना बंद करो। युवा स्वामी मू जैसे मासूम और सीधे साधे नौजवान अब ज्यादा नहीं बचे हैं। हम मिले हैं और दोस्त बने हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। चौथे वरिष्ठ भाई सही कह रहे हैं। मू चियानशी ने मन ही मन सोचा, कितने मासूम और भोले हैं। यह आदमी ऐसी बात कह भी कैसे सकता है। दिल की गहराइयों में वे शायद यही सोच रहे होंगे कि वह भोली और सीधी साधी है। तो वे अब समुद्र तट पर आराम कर रहे हैं। समुद्र के ऊपर चांद लटका हुआ है और आधी रात तेजी से करीब आ रही है। वूश, अनगिनत आकृतियां फ्लेम आइलैंड में दौड़ पड़ीं, लेकिन मू चियानशी धीमी गति से चल रही थी। युवा स्वामी मू, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो और निकलो। क्या आप 9 फ्लेम फ्रूट हासिल करके स्पिरिट किंग नहीं बनना चाहते? हाँ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ। मू चियानशी बहुत तेजी से फ्लेम आइलैंड में दौड़ पड़ी। पवित्र वैद्यराज घाटी के लोग जल्दी से उसके पीछे दौड़े। मू चियानशी की हड़बड़ाहट को देखकर उन्होंने तिरस्कारपूर्वक कहा, एक महान आध्यात्मिक साधक इतनी तेजी से दौड़ रहा है, क्या उसे मारे जाने का डर नहीं है? ज्वाला जैसी पत्तियां हवा में झूल रही थीं और आधी रात को भी गर्मी असहनीय थी। बाई रेन और अन्य लोग सम्राट स्तर के होने के कारण स्वाभाविक रूप से सुरक्षित थे। मू चियानशी को एक ग्रैंड स्पिरिट मास्टर के रूप में स्वाभाविक रूप से एक आश्वस्त करने वाला अभिनय करना था। वास्तव में ये तथाकथित ज्वाला ऊर्जा एक प्रकार का जहर था। यह जहर है, लेकिन वह इसे बहुत आसानी से बेअसर कर सकती है, यहाँ तक कि इन स्पिरिट सम्राटों की तुलना में भी अधिक आसानी से। मू चियानशी के माथे पर मोतियों जैसा पसीना देखकर बाई रेन ने एक गोली निकाली और कहा, छोटे मू, ये कोल्ड कंडेंसेशन पिल है। इसे लेने के बाद आपको बेहतर महसूस होना चाहिए। मू चियानशी ने कहा, ठीक है, ये 7वें स्तर की गोली है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया, जिससे अन्य कनिष्ठ भाइयों को मू चियानशी से भारी ईर्ष्या और जलन होने लगी। चौथे वरिष्ठ भाई ने पहले कभी उनके प्रति इतनी उदारता नहीं दिखाई थी। जब मू चियानशी ने कोल्ड कंडेंसेशन पिल ली तो वह जानती थी कि गोली के साथ छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। कोल्ड फ्रीजिंग पिल लेने के बाद मू चियानशी ने बहुत अच्छा बर्ताव किया, लेकिन उसके आसपास कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं। उन्होंने संदेह जताते हुए पूछा, चौथे वरिष्ठ भाई, हम एक ही जगह पर क्यों चल रहे हैं? मू चियानशी ने हैरान होने का नाटक किया और कहा, हाँ, हम पूरे समय एक ही जगह पर घूम रहे हैं। क्या हम किसी भूत से मिल गए हैं? मू चियानशी के इस बर्ताव ने उन्हें और अधिक उपहास करने पर मजबूर कर दिया। क्या इस छोकरे में कोई सामान्य ज्ञान नहीं था? भूतों का सामना, वह ऐसा कैसे कह सकता है? 2 सितारा संप्रदाय के तीसरे कुलश्रेष्ठ द्वारा प्रशिक्षित किए जा रहे शिष्यों में से एक होने के नाते चौथे वरिष्ठ भाई इस स्थिति में भी शांत और संयमित रहे। उन्होंने कहा, यह कोई ट्रैपिंग फॉर्मेशन फंसाने वाली रचना होनी चाहिए। ये फ्लेम आइलैंड पर आने वालों को भ्रमित करने के लिए है। फ्लेम आइलैंड हमेशा से एक रहस्यमय द्वीप रहा है और अब इसे इस तरह के जटिल जाल का सामना करना पड़ा है। चौथे वरिष्ठ भाई को महसूस हुआ कि वह जल्द ही मास्टर के कार्य को पूरा करने में सक्षम होंगे और महान योगदान देंगे। चौथे वरिष्ठ भाई, अब जब हम जानते हैं कि यह एक ट्रैपिंग फॉर्मेशन है, तो हम इसे कैसे तोड़ें? चौथे वरिष्ठ भाई ने कहा, मुझे इसका सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हमेशा रसवैद्य पर ध्यान केंद्रित करते रहे हैं और वास्तव में फॉर्मेशन में गहराई से नहीं उतरे हैं। हमें विश्वास है कि हमारे चौथे वरिष्ठ भाई के पास निश्चित रूप से कोई रास्ता होगा। मू चियानशी मुस्कुराए। इन लोगों ने बाई रेन पर इतना बड़ा ठप्पा लगा दिया था। अगर बाई रेन इस जाल से बाहर नहीं निकल पाया तो चीजें दिलचस्प हो जाएंगी। निश्चित रूप से इस फॉर्मेशन ने बाई रेन को उलझन में डाल दिया। वह एक रसवैद्य था, फॉर्मेशन मास्टर नहीं। वह कुछ हद तक परेशान था। उसे पछतावा हो रहा था कि जब वह अनंत दिव्य भट्टी का ठिकाना खोजने निकला था तो उसे संप्रदाय का कोई अरे मास्टर अपने साथ क्यों नहीं लाया। चौथे वरिष्ठ भाई, यदि हम यहीं फंसे रहे तो बोर होने पर यह परेशानी भरा हो जाएगा। चौथे वरिष्ठ भाई, क्या हमें मास्टर से मदद मांगनी चाहिए? चौथे वरिष्ठ भाई ने आह भरी। हर किसी की अपनी विशेषज्ञता होती है। मैं अभी फॉर्मेशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए मास्टर को परेशान करना आवश्यक नहीं है। मैं फॉर्मेशन को तोड़ने का कोई रास्ता खोज लूँगा। मू चियानशी अवाक रह गई। कौन जानता था कि ये लोग कब अपना वक्त बर्बाद करना बंद करेंगे। उनकी रसवैद्य कौशल बहुत अच्छी नहीं है और बाकी लोग तो इससे भी ज़्यादा बेकार हैं। ये फंसाने वाली रचना कुछ वैसी ही है जैसी एटिंग ने पहले तोड़ी थी। हालांकि उसने फॉर्मेशन का गहराई से अध्ययन नहीं किया है, फिर भी वह मोटे तौर पर जानती है कि इस फॉर्मेशन को कैसे बनाया जाता है। जब उसका चौथा वरिष्ठ भाई पागलों की तरह इधर उधर हाथ पैर मार रहा था, तब मू चियानशी ने पेड़ के नीचे एक कंकड़ को लात मारकर दूर कर दिया और जल्द ही उसके सामने की हर चीज साफ हो गई। पवित्र वैद्यराज घाटी के कनिष्ठ शिष्यों ने हंसते हुए कहा, चौथे वरिष्ठ भाई कमाल के हैं। उन्होंने फंसाने वाली रचना को तोड़ दिया।
चौथे वरिष्ठ भाई वास्तव में हम सभी सहपाठियों में सबसे प्रतिभाशाली कहे जाने के हकदार हैं। उद्धरण चिन्ह। सभी ने चौथे वरिष्ठ भाई की प्रशंसा की, जिससे वह थोड़ा घमंड से भर गया। वह वाकई एक सर्वगुण संपन्न प्रतिभा था। न केवल पवित्र वैद्यराज घाटी में उनकी रसवैद्य की प्रतिभा शीर्ष पर है, बल्कि उन्होंने इस जटिल ट्रैपिंग फॉर्मेशन को भी पलक झपकते ही तोड़ दिया। चौथे वरिष्ठ भाई ने खुद को शांत किया और कहा, ठीक है, चलो जल्दी करो और निकलो। हम के उन निकम्मे लोगों को युवा स्वामी मुंह के 9 फ्लेम फ्रूट को चुराने नहीं दे सकते। सिर्फ एक 9 फ्लेम फ्रूट होना असंभव था। वे यह जताने के लिए कुछ फल हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी गति बढ़ाई और फ्लेम आइलैंड के अंदरूनी हिस्से की बढ़ गए। ट्रैपिंग फॉर्मेशन बहुत प्रभावी नहीं था। कई लोग किनारे पर पहुंचे, लेकिन बहुत कम लोग फ्लेम आइलैंड के केंद्र तक पहुंच पाए। पेड़ का तना लाल है और पत्तियां लाल हैं, जिससे यह आग के गोले की तरह दिखता है, लेकिन इस ज्वाला के चारों ओर 9 ज्वलनशील लाल फल लटके हुए हैं। ये 9 फ्लेम फ्रूट है, जो काफ़ी कीमती है, और इसे देखने वाला हर व्यक्ति उत्साहित हो गया था। चलो इसे करते हैं। जल्द ही इन लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि 9 फल थे, लेकिन कोई भी उन्हें बराबर बांटने को तैयार नहीं था। इसके बजाय हर कोई उन सबको हथियाना चाहता था। पवित्र वैद्यराज घाटी के लोग इन लोगों के साथ लड़े बिना ही इसका फायदा उठाने के लिए तैयार थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मू चियांशी मुंह खोलते ही इतनी तीव्र नफरत को भड़का देगी। मू चियांशी ने जोर से चिल्लाया, इसे पकड़ो। तुम्हारे पास लड़ने या झपटने के लिए क्या है? मुझे ये 9 फ्लेम फ्रूट पसंद आ गए हैं, इसलिए ये सब मेरे हैं। तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ। इस अराजक युद्ध के बीच किसी ने वास्तव में बकवास करने की हिम्मत की। उन्होंने बैंगनी रंग के उस लड़के की ओर देखा, जिसके नैन नक्श कोमल थे और जिसकी उम्र सिर्फ 16 या 17 साल लग रही थी। हालांकि वह स्थिति से पूरी तरह अनजान था और बेहद अहंकारी था, बिल्कुल किसी बिगड़े हुए युवा स्वामी की तरह। लड़के, तुम बहुत अहंकारी हो। 9 फ्लेम फ्रूट उसी का है जो सबसे मजबूत है, न कि जो सबसे तेज चिल्लाता है। बूम! मू चियांशी ने सफलतापूर्वक गुस्सा अपनी ओर खींच लिया था, इसलिए उस पर हमला कर दिया गया। छी! मुझे लगा कि यह लड़का कोई शक्तिशाली हस्ती होगा, लेकिन ये सिर्फ महान आध्यात्मिक साधक के 9वें स्तर के चरम पर है। हमारी इस तरह उकसाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? यह मौत को दावत दे रहा है। उनके हमले का सामना करते हुए मू चियांशी घबराकर भाग गई और फिर पवित्र वैद्यराज घाटी के लोगों पर चिल्लाई, तुम सब वहां क्या खड़े देख रहे हो? जल्दी करो और कुछ करो। तुम किस तरह के नौकर हो? तुमने देखा कि तुम्हारे बॉस को पीटा जा रहा है और तुमने कुछ नहीं किया। वे चाहते थे कि मौत को दावत देने वाली मू चियांशी बस मारी जाए। हालांकि चौथे वरिष्ठ भाई, जो अभी भी उस आत्मा को निगलने वाली तलवार के बारे में सोच रहे थे, ने मू चियांशी को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया। एक ही पल में एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक सम्राट का आभामंडल फैल गया, जिससे 9 फ्लेम फ्रूट के लिए होड़ करने वालों और मू चियांशी पर हमला करने वालों के चेहरों के भाव पूरी तरह बदल गए। उच्च स्तरीय आध्यात्मिक सम्राट। इतने सारे उच्च स्तरीय आध्यात्मिक सम्राट कैसे हो सकते हैं? अध सितारा संप्रदायों में उच्च स्तरीय आध्यात्मिक सम्राटों को सबसे मजबूत माना जाता है, और एक सितारा संप्रदायों के लोग भी कुलश्रेष्ठ के स्तर तक पहुंच सकते हैं। उन्हें नाराज करना आसान नहीं है। वे अब बहुत सी चीज़ों का सामना कर रहे हैं, ये वास्तव में भयानक है। बैंग! पवित्र वैद्यराज घाटी के लोग निर्दयी थे, या तो लोगों को सीधे मार रहे थे या बिना किसी दया के उन्हें अपन बना रहे थे। मू चियांशी ने हंसते हुए कहा, मेरे अनुयायी होने के नाते तुम्हारी ताकत प्रभावशाली है। अब से तुम्हें मेरे करीब रहना चाहिए और तुम्हें अपने हिस्से का फायदा मिलेगा। जितना चाहो उतना पैसा ले सकते हो। मू चियांशी की बातें सुनकर उसके हाथों की नसें फूल गईं। पवित्र वैद्यराज घाटी, जिसके पास मूल रूप से 9 फ्लेम फ्रूट के लिए होड़ करने वालों को दबाने की पूर्ण शक्ति थी, मू चियांशी की बातें सुनने के बाद गुस्से से कांप उठी। वे 2 सितारा संप्रदाय, पवित्र वैद्यराज घाटी के शिष्य हैं। ये छोकरा वास्तव उन्हें अपना नौकर बनाने के लिए पैसों का लालच देने की कोशिश कर रहा है। वह बस पागलों की तरह भ्रम में जी रहा है। मैं इस अंधी छोकरे को वाकई मार डालना चाहता हूँ। मैं इस अहंकारी छोकरे को चीर फाड़ देना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वे क्रूर भाव से मू चियांशी को घूर रहे थे। उनका जानलेवा इरादा किसी भी अन्य व्यक्ति का सामना करने की तुलना में और भी अधिक तीव्र था। 2 सितारा संप्रदाय के लोगों के गौरव के खिलाफ मू चियांशी के बार बार और बैलगाम उकसावे को सहन करना बिल्कुल असंभव था। मू चियांशी स्तब्ध रह गई और बोली, मारो, जल्दी करो और मारो। वे भागने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी करो और उनका पीछा करो। क्या तुम बहरे हो? मू चियांशी उतनी ही अहंकारी थी जितनी हो सकती थी, और पवित्र वैद्यराज घाटी के लोग जैसी गरीब दूरदराज की जगह से आए एक बेकार लड़के द्वारा हुक्म चलाए जाने से बेहद निराश थे। उन्होंने अपने आसपास के लोगों पर बेरहमी से हमला किया, इस बात से पूरी तरह अनजान कि एक सुरक्षित स्थिति में खड़े एक लड़के के होठों पर एक दुष्ट मुस्कान खेल रही थी। परिवार के मुखिया के खिलाफ साजिश रचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
तुम अभी भी इसके काबिल बनने से बहुत दूर हो। मू चियानशी की काली आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। पवित्र वैद्यराज घाटी के समूह ने अपनी पूर्ण ताकत के साथ अन्य लोगों को कुचल दिया, जिससे वे सफलतापूर्वक फल प्राप्त करने में सफल हो गए। मू चियानशी ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, जल्दी करो और मेरे लिए उन 9 फ्लेम फ्रूट को तोड़ो। मैं राजा रैंक तक पहुंचने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। वे मन ही मन सोच रहे थे, भले ही तुम राजा रैंक तक पहुंच जाओ, तुम फिर भी कचरा ही रहोगे। सफ़ेद रंग की कई आकृतियां तेजी से गुजरीं जो 9 फ्लेम फ्रूट को तोड़ने की तैयारी कर रही थीं, लेकिन जैसे ही वे इसके करीब पहुंचने वाली थीं, जमीन से ज्वलनशील लाल पत्थर उड़कर बाहर आए और उनकी तरफ दौड़ पड़े। स्विश स्विश स्विश। वे जल्दी से बच निकले, लेकिन जमीन पर मौजूद पत्थरों ने उन पर लगातार हमला किया। थोड़ी देर लड़ने के बाद उन्होंने आखिरकार उन पर हमला करने वाले राक्षस का असली चेहरा देख ही लिया। चौथे वरिष्ठ भाई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लानत है, फोल्डिंग रूलर वाला क्रिम्सन फ्लेम स्टोन बीस्ट। हिम महाद्वीप में वास्तव में ऐसी चीजें भी हैं। यह आदमी अमर है, ये 9 फ्लेम फ्रूट की रखवाली कर रहा है, इसलिए इसे पाने का हमारा कोई मौका नहीं है। पवित्र वैद्यराज घाटी के अन्य लोगों ने आह भरकर कहा, क्या इसका मतलब यह है कि हमें बस हार मान लेनी चाहिए? फ्लेम आइलैंड पर आने का उनका मुख्य उद्देश्य 9 फ्लेम फ्रूट नहीं था। 9 फ्लेम फ्रूट एक उपोत्पाद था, लेकिन चूंकि वे ऐसे आध्यात्मिक फल से टकरा गए थे, इसलिए वे इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। वे हार नहीं मानना चाहते थे और मू चियानशी का उन्हें छोड़ने की संभावना तो और भी कम थी। मू चियानशी ने कहा, तुम लोग खुद को उच्च स्तरीय शाही विशेषज्ञ कहते हो। तुम एक पत्थर के राक्षस को भी नहीं हरा सकते। क्या तुम डर गए हो? मेरे अनुयायियों के रूप में तुम्हें 9 फ्लेम फ्रूट हासिल करना ही होगा। इन लोगों को, जो हमेशा से ऊंचे और घमंडी रहे हैं, इन दिनों इस अहंकारी और दबंग युवा स्वामी ने पागल कर दिया है। बाई रेन ने भी मन बना लिया, यानद्वीप छोड़ने से पहले उसे इस कमबख्त छोकरे को यह एहसास कराना ही होगा कि वह मौत की भीख मांगे। वह क्रिम्सन फ्लेम स्टोन बीस्ट कमज़ोर नहीं था और उसे मारना भी असंभव था। हालांकि उच्च स्तरीय आध्यात्मिक चक्रवर्ती कोई कमज़ोर लोग नहीं थे, इसलिए उनकी लड़ाई बेहद भीषण थी। रॉर रॉर रॉर। दुश्मन बहुत शक्तिशाली था और क्रिम्सन फ्लेम स्टोन बीस्ट पूरी तरह से क्रोधित हो गया था। जमीन हिल गई और वह जमीन के अंदर धंस गई। चौथे वरिष्ठ भाई चौंक गए। फ्लेम आइलैंड के नीचे वास्तव में एक और दुनिया है। मुझे डर है। अब जब उन्होंने फ्लेम आइलैंड का रहस्य खोज लिया था, तो उन्हें 9 फ्लेम फ्रूट की कोई परवाह नहीं थी और इसके बजाय वे अपने आदमियों को लेकर भूमिगत हो गए। अनंत दिव्य भट्टी की तुलना में ये 9 फ्लेम फ्रूट पूरी तरह से नगण्य है। ये उच्च स्तरीय आध्यात्मिक चक्रवर्ती जा चुके हैं और यहाँ छोड़ गए हैं मू चियानशी, जो एक कमज़ोर युवा लड़का है। जो लोग घबरा कर भागे थे, वे वापस लौट आए और मू चियानशी को अकेला देखकर उनके चेहरों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। लड़के, उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया है, अब तुम मरे। क्या तुम अभी इतने अहंकारी नहीं थे? चलो देखते हैं कि अब तुम कितने अहंकारी हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बूम। जब उन्होंने मू चियानशी पर हमला किया तो वह बिजली की गति से बच निकली। हालांकि यह लड़का महान आध्यात्मिक साधक के 9वें स्तर के चरम पर ही है, लेकिन भागने की उसकी कला काफ़ी प्रभावशाली है। अगर वह तेज़ी से दौड़ता है तो क्या हुआ? उसकी मौत तय है। ये लोग पूरी तरह से दबंग हैं जो कमज़ोरों पर अत्याचार करते हैं और ताकतवरों से डरते हैं। जब पवित्र वैद्यराज घाटी के लोग आसपास थे तो वे किसी से भी ज़्यादा तेज़ी से भागे थे। अब जब पवित्र वैद्यराज घाटी के लोग चले गए हैं तो वे एक महान आध्यात्मिक साधक मू चियानशी को धमकाने की सोच रहे हैं। मू चियानशी उनके साथ उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए वह झिलमिलाकर जमीन की दरार में गायब हो गई। इस फ्लेम आइलैंड के नीचे कुछ तो है। लड़के, मत भागो। वे लोग भी उनके पीछे भागे, न केवल मू चियानशी से बदला लेने के लिए, बल्कि भूमिगत खजानों की तलाश के लिए भी। हालांकि वे उच्च स्तरीय आध्यात्मिक चक्रवर्ती बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन खजाना ढूंढना केवल ताकत का नहीं, बल्कि किस्मत का भी खेल है। मू चियानशी सुरक्षित रूप से नीचे उतरी। वह जगह किसी ओवन की तरह गर्म थी। उसके सामने कई रास्ते थे और उसके पीछे के कदम तेजी से पास आ रहे थे, इसलिए मू चियानशी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था सिवाय इसके कि वह उनमें से किसी एक को यादृच्छिक रूप से चुने और चलना शुरू करे। यह एक भूमिगत भूलभुलैया थी, लेकिन ये जटिल नहीं थी। जगहों को चिन्हित करने के बाद मू चियानशी भूलभुलैया के बीच से तेजी से निकल गई। पवित्र वैद्यराज घाटी के वे लोग सबसे पहले नीचे आए थे और अब कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए हैं। मू चियानशी एक निकास की तलाश कर रही थी, लेकिन इतनी जटिल भूलभुलैया में उसका सामना उन लोगों से हो ही गया जो उसके साथ हिसाब चुकाना चाहते थे। वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ एक उच्च स्तरीय स्पिरिट किंग और 2 प्रथम स्तर के स्पिरिट सम्राट थे। पवित्र वैद्यराज घाटी के लोगों द्वारा उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे मास्टरमाइंड मू चियानशी से अपनी नसों तक नफरत करते थे। उन्होंने धमकी भरे स्वर में कहा, लड़के, अब देखते हैं कि तुम कहाँ भागते हो।
सामने एक व्यक्ति के रास्ता रोकने और पीछे से 2 अन्य लोगों द्वारा रास्ता रोके जाने के कारण भूल-भुलैया बेहद संकीर्ण थी और ऐसा लग रहा था कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। मू चियानशी ने कहा, मैंने तुम पर हमला नहीं किया था, उन्होंने किया था। अगर बदला लेना है तो उनके पास जाओ। मैं निर्दोष हूँ। अगर तुमने आदेश नहीं दिया होता तो वे कभी ऐसा कदम नहीं उठाते। मू चियानशी ने उपहास उड़ाया, क्या तुम मजाक नहीं कर रहे हो? हर कोई 9 फ्लेम फ्रूट चाहता है, हम कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? बात सिर्फ इतनी थी कि वह उन पर हुक्म चला रही थी, जिससे इन लोगों की सांसें अटक गईं और उनका सारा संयम टूट गया, इसलिए उन्होंने और भी अधिक क्रूरता से काम लिया। चाहे कुछ भी हो, हम आज तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मू चियानशी ने आह भरी, ऐसा लगता है कि आज मैं आग से खेली और जल गई। तुम जानते हो कि तुम आग से खेल रहे हो और जलोगे। अब अपने अहंकार की कीमत चुकाओ, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। वे मामले को रफा दफा करने के लिए अपने सामने मौजूद लड़के को जान से मारने पर तुले हुए थे। यदि वे उसे जीवित छोड़ देते तो उसके साथी निश्चित रूप से उसका शिकार करते। वे लोग उच्च स्तरीय आध्यात्मिक चक्रवर्ती हैं। मू चियानशी उपहास भरी मुस्कान के साथ बोली, हालांकि मैं आग से खेली और जल गई, लेकिन यह आग मुझे नहीं मारेगी, लेकिन तुम सब मारे जाओगे। छोटीलाल, अजय, बाहर आओ। दुनिया में अजय शासन करने वाला केवल मैं हूँ। इतनी देर तक खुद को रोके रखने के बाद मुझ अजय दादाजी को आखिरकार अपना दांव चलने का मौका मिल गया। अजय उत्साह से उछल पड़ा। एक गहरे लाल रंग की आग छूटी और अहंकारी अजय छोटीलाल ने धीमी आवाज में कुछ शब्द कहे, बोरिंग। जब भी यह बाहर आता है, यह इस बोरिंग नारे को दोहराता ही है। ये बेवकूफ़ बिल्ली पूरी तरह से निराशाजनक है। आलसी सुअर, बोरिंग तो तुम हो। सामने खड़े तीनों लोग उस छोटे से जानवर को देखकर स्तब्ध रह गए और हंसते हुए बोले, अनुबंधित जानवर। इस लड़के ने वास्तव में 2 जानवरों के साथ अनुबंध किया है। बड़ी संख्या में होना किसी काम का नहीं लगता। इस छोटे वाले को तो एक थप्पड़ में ही मौत के घाट उतारा जा सकता है। पलक झपकते ही अजय गायब हो गया और उसने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसे एक थप्पड़ में मार सकते हो? बैंग! अजय ने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ा, जिससे शाही स्तर का आदमी न केवल दूर जा गिरा, बल्कि उसके शरीर पर हड्डी तक दिखने वाला एक गहरा खूनी घाव भी बन गया। आह! वह आदमी चीखा। तीसरा स्तर, तीसरे स्तर का पवित्र जानवर। तीसरे स्तर के पवित्र जानवर के दबाव को महसूस करते हुए वे भागना चाहते थे, लेकिन गहरे लाल रंग की आग भड़क उठी और उसने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। तुम कहते हो कि मेरा मालिक आग से खेल रहा है और जल जाएगा, लेकिन क्या तुम भी ऐसे ही नहीं हो? चूंकि तुम यहाँ आ गए हो, यहीं रहो। छोटीलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। एक और तीसरे स्तर का पवित्र जानवर। तीसरे स्तर के पवित्र जानवर की आभा बिखेरते हुए उस नन्हे लाल सुअर को देखकर वे वास्तव में बेहोश होना चाहते थे। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। एक महान आध्यात्मिक साधक ने वास्तव में तीसरे स्तर के 2 पवित्र जानवरों के साथ अनुबंध किया है। क्या ये कोई घोटाला नहीं है? उन्होंने सोचा था कि यह अकेला लड़का धमकाने में आसान है, लेकिन पता चला कि वह उस उच्च स्तरीय आध्यात्मिक चक्रवर्ती के समूह से कहीं अधिक भयानक है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस लड़के में इतना अहंकार दिखाने की हिम्मत है, उसके पास अहंकारी होने का अधिकार है। युवा स्वामी, कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। हमारा ऐसा इरादा नहीं था। हम कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मू चियानशी ने आधी मुस्कान के साथ कहा, क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखती हूँ जिससे बात करना आसान हो? तुम लोग मेरा मुंह बंद कराने की कोशिश कर रहे थे, क्या तुम खुद मारे जाने के लिए तैयार नहीं थे? एक ठंडी जानलेवा भावना उन पर छा गई और उनके चेहरे ठंडे पड़ गए, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि दया की भीख मांगना बेकार है। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड भी भूखी है। मू चियानशी ने अपना हाथ उठाया और ठंडे स्वर में कहा, फ्लेम ड्रैगन संहार। बूम बूम बूम। वे पवित्र वैद्यराज घाटी के लोगों द्वारा पहले से ही बुरी तरह घायल हो चुके थे, इसलिए तलवार के इस प्रहार को पाना बेहद दर्दनाक था। अजय ने जल्दी से तीनों पुरुषों को वश में कर लिया, जिससे उनके पास लड़ने की बहुत कम क्षमता बची, और फिर हंसते हुए कहा, मास्टर, अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। छोटीलाल ने शिकायत की, बेवकूफ़ बिल्ली, क्या तुम मेरे लिए एक भी नहीं छोड़ सकते थे? अजय ने हंसते हुए कहा, किसने तुमसे कहा कि तुम बहुत धीमी हो? इनकी ताकत बहुत कमज़ोर है। फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड के हमले के तहत जीवन और आत्मा पूरी तरह से मिटा दिए गए। 2 शाही ग्रेड के हथियारों को निगलने के बाद फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड आखिरकार थोड़ी संतुष्ट हुई, लेकिन उसकी भूख अभी भी तेज थी। मू चियानशी की आकृति तेजी से गुजरी और लंबे समय तक घूमने के बाद उसे आखिरकार निकास मिल गया। जब वह भूल भुलैया से बाहर आई तो उसने आसपास की जगह को विकृत होते हुए महसूस किया। आह! दिल को चीर देने वाली एक चीख गूंज उठी।